बताने से ही होगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट दिख रहा है? हाँ सर। ओके ठीक है। ओके चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आगे कोई ज्वाइन करेगा आप लोग म्यूट रखना, ठीक है? जब भी कुछ क्वेश्चन होगा मुझे पता चल जाएगा, ठीक है? मैं आप लोगों को ऐसे ही पूछ लेंगे, ठीक है? तो डोंट वरी। लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन तो होगा ही, जिसको जो भी सवाल करना है एंड पे सवाल लेंगे। तो पहले पूरा लेक्चर एक बार सुन लो, फिर जिसके मन में जो भी क्वेश्चन या सवाल जो भी रहता है आप लोग मुझे पूछ सकते हो। आज कंपनी लॉ का क्लास है, आप लोगों को पता है, ठीक है? तो कंपनी लॉ में हम लोग बेसिकली ये बेसिक का क्लास है, ठीक है? कंपनी लॉ का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है? इसको पूरा एक बार जान लेंगे, ठीक है? ओके, म्यूट कर लेना प्लीज। किसी किसी का बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लेना। हेलो, ओके आदित्य, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है? म्यूट कर लो। देखो तो स्क्रीन शेयर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। ओके ठीक है। ओके जिस मैथ से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसका सॉफ्ट कॉपी मैं आप लोगों को बाद में शेयर करता हूँ, ठीक है? अभी पढ़ाई कर लेते हैं और जिसके पास है ठीक है। ओके तो बेसिकली देखो, पढ़ाई क्या करना है? पढ़ाई करना है, आज जानना है कंपनीज एक्ट के बारे में, ठीक है? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013, इससे पहले भी हम लोग काफ़ी दिन पहले क्लास किए थे कुछ स्टूडेंट्स को लेके। उन लोगों को मैं बता दूं, एक बार हम रिविजन्स कर लेते हैं जो भी लास्ट में पढ़े थे। तो जो लोग आज न्यू में ज्वाइन किया तो उनको भी थोड़ा रिविजन्स हो जाएगा और एक्सटेंडेड पार्ट में भी हम लोग जाएंगे। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कंपनीज एक्ट का कुछ बातें। सबसे पहले तो ये बता देना चाहिए कि ये कंपनीज एक्ट हमको पढ़ना क्यों है, ठीक है? ये बात तो जानना सबको बनता है, ठीक है? कंपनीज एक्ट हमें पढ़ना क्यों है सर? अगर हम ये नहीं बताओगे तो हम आगे क्लास नहीं करेंगे। ओके सर, कोई बात नहीं, हम एक बार आपको बता ही देते हैं कि कंपनीज एक्ट पढ़ना क्यों है। वाई, क्यों? वाई कंपनीज एक्ट? इसको गवर्नमेंट ने बनाया है क्यों? गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट को क्यों बनाया? वो भी 2013 वाला एक्ट है। सर इससे पहले क्या कोई पुराना, मतलब कंपनीज का कोई पुराना एक्ट था क्या? हाँ सर था ना। इससे पहले कंपनीज एक्ट इंडिया में 1956 चलता था। उससे पहले भी और था, उतना डिटेल्स में अभी जरूरत नहीं है, इतना जान लो 47 के बाद, ठीक है, आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 56 में एक एक्ट बनाया गया था। आप लोगों को तो पता ही है कि एक्ट क्यों बनाया जाता है। एक्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि एक एक्ट मतलब क्या, इट्स अ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। हम लोग किसी भी मैटर पे जब भी बात करते हैं तो सबके मन में एक चीज जरूर होता है कि हम लोग बात तो कर रहे हैं इस मैटर पे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कहाँ लिखा हुआ है। तो बेसिकली कहाँ लिखा होता है? कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? जो उसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? संविधान, ठीक है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये एक्ट बनाया जाता है। ऐसे अलग अलग एक्ट है, लेकिन हम लोग जो लोग कॉमर्स फील्ड में हैं, स्पेशली इन चार्टर्ड कॉस्टिंग या कंपनी सेक्रेटरी लेवल पे जो लोग हम लोग अभी बात कर रहे हैं, उसके लिए कंपनीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। क्योंकि मैक्सिमम लोग, आप लोग जब भी आगे जाके अपना प्रोफेशन बनाओगे तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा जगह होगा, ठीक है? इसके ऊपर आप लोगों को काफी काम करना है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंपनीज एक्ट है, इसको पढ़ने का जरूरत क्यों हो गया? सिंपल बात है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे मैं एक चीज बता सकता हूँ, जब भी लॉ पढ़ते हैं हम लोग, लॉ पढ़ने के टाइम पे मैं थोड़ा ना रिलीजियस मैटर पे ना थोड़ा बिलीव कर लेता हूँ। रिलीजियस एक्ट क्या होता है? रिलीजियस नियम है ना, जैसे हर एक रिलीजियस, सबको पूरा का पूरा रेस्पेक्ट के साथ मैं बोल रहा हूँ, जैसे हिंदू लोगों के लिए अपना रिलीजियस किताबें हैं, ठीक है, जिसको हम लोग गीता के नाम से जानते हैं,
ठीक है। अच्छा बुराई का बात नहीं है, कुरान है, ठीक है। इस्लाम में वो लोग ये फॉलो करते हैं। फिर आपका क्रिश्चियंस में बाइबल पढ़ा जाता है। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान देना, मैं रिलीजियस नहीं सिखाऊंगा, उसमें मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो ह्यूमैनिटीज़ पे इंटरेस्ट है। क्रिश्चियनिटी पे बाइबल है आपका, ठीक है। फिर है आपका बुद्धिस्ट में त्रिपिटक पढ़ा जाता है। त्रिपिटक जानते हो ना, ठीक है। बुद्धिस्ट में त्रिपिटक पढ़ा जाता है। तो मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो अलग अलग धर्म ग्रंथ है, ठीक है, जैनिज्म में अलग है, आपका जो जोरास्ट्रियंस में भी अलग है, जिंदावेस्ता वगैरह नाम पे है। सवाल ये है कि ये जो अलग अलग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, ये हम लोगों का क्या है, सोशल एक्ट है। जो जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उसको उस एक्ट को परफॉर्म करना पड़ता है। क्यों? ताकि हम लोग लाइन पे रहे, ट्रैक में रहे, ताकि हम लोग ट्रैक से ना हटे। कोशिश किया जाता है कि हम लोग अपने हिसाब से एक अच्छा इंसान बने। अब किसी किसी में जो जितना नया है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो जितना पुराना है वो ज़्यादा सेटल हो चुका है, या फिर थोड़ा प्रॉब्लम उसमें भी है। लेकिन एक्ट तो है, एक्ट में हमेशा अच्छाई के बारे में लिखा होता है। तो सर बेसिकली कहना क्या चाहते हो? बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि ये जो इंडिया में बिजनेस बना है ना, अलग अलग कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज बना है, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज बना है, आपका पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी बना है। ये जो अलग अलग कंपनी, प्राइवेट कंपनी तो कितना लाखों प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। पब्लिक कंपनी कम से कम, मतलब जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, नियर अबाउट 10,000 स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज है, ठीक है। तो इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ लिस्टेड है, कुछ आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। आप लोग ये सब के बारे में तो सुने ही होंगे शेयर मार्केट में। तो कहना ही है कि ये जो इतना सारा कंपनी है, और ये जो नया नया कंपनी बन रहा है, ठीक है, जो लिस्टेड हो रहा है कंपनी, स्टार्टअप कंपनी बन रहा है, इसको रेगुलेट करना है, इसको रेगुलेट करना है, ताकि ये भी अपने मर्जी से कुछ भी ना करे, ठीक है। अपने मर्जी से बिजनेस जरूर करे, लेकिन हर एक चीज अपने फायदे के लिए नहीं, कुछ बातें सोसाइटी के फायदे के लिए भी होना चाहिए। बिजनेस का एक प्रॉपर रूल बुक होना चाहिए, बिजनेस का एक प्रॉपर रूल बुक होना चाहिए, प्रॉपर रूल बुक, ठीक है, जिसको एक्ट के तहत बताया जाता है, ठीक है, प्रॉपर रूल बुक जिसको एक्ट के हिसाब से बताया जाता है। और आज हम लोग सीखेंगे कंपनी चलाने का नियम, ठीक है। जैसे जीने का नियम, उसके लिए रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं, जिसका जो भी फेथ है, इस उसी वे में आप लोग एज ए चार्टर्ड, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, आप लोगों के लिए यही सब मतलब जिंदगी बिताने का जरिया है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कैसे चलाना चाहिए, हाउ टू रन ए कंपनी, और हाउ टू मैनेज, बेसिकली रन नहीं बोलेंगे, मैनेज लीगली, ठीक है, हाउ टू लीगली मैनेज ए कंपनी, रूल्स रेगुलेशंस के साथ, ठीक है। और उसी के बारे में कंपनीज एक्ट 2030 ये सबसे अपडेटेड वर्जन है। मतलब बेसिकली देखो, समय के साथ नियम चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो समय के साथ नियम चेंजेस होते हैं, तो रिलीजियस मैटर पे भी चेंजेस आता है। इसी वे में ये जो कंपनी चलाने का नियम है ना, इसमें भी चेंजेस आता है। कंपनीज एक्ट में भी अपडेशन होता है। उसी तरह से ये 2013 में लेटेस्ट अपडेशन आया है 2013 में। तो हम लोग को ये जो लेटेस्ट अपडेशन है, कंपनी चलाने का नियम को हम लोग को सीखना है। तो ये एकदम बेसिक बात है कि क्यों कंपनीज एक्ट को पढ़ना है। ओके चलो, तो ये कुछ एकदम इंट्रोडक्टरी पॉइंट था कि क्यों पढ़ना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। बहुत ही स्पेसिफिक, मतलब एकदम कंसाइज करके मैं बताने का कोशिश किया। अभी देखते हैं कि कंपनीज एक्ट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ाई करना है। इसके तो ऊपर तो मतलब इंटरमीडिएट लेवल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना होता है। इवन फाइनल में जाके तो केस स्टडीज करना होगा कंपनीज के ऊपर। फाउंडेशन लेवल में आज का ये जो टॉपिक है मेनली फाउंडेशन बेस्ड में है, और जो लोग इंटरमीडिएट में स्टार्ट करोगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। In this chapter, the students are exposed to the working knowledge on the introductory part of the Companies Act. And after reading this chapter, the students should be able to understand the following aspects. क्या क्या जानेंगे? Company and corporate wealth theory, classes of the companies under Companies Act, registration and incorporation of companies, and memorandum of association and article of association. ठीक है? तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या मैटर है और क्या है ये सब, क्या है ये सब जो भी बातें अभी कर रहे हैं। ओके तो ये पूरा डिटेल्स है, इसको छोड़ो अभी, चलो देखते हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कंपनीज एक्ट 2013 क्या है? इनैक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज। द कंपनीज एक्ट 2013 वाज प्रीसीडेड बाय द कंपनीज एक्ट 1956, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर चुका। ड्यू टू चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्यों?
अचानक से 1956 एक्ट को चेंज करने का जरूरत क्यों हो गया? ठीक है, 1956 एक्ट जो था उसको अचानक से 2013 एक्ट में बदलने का जरूरत क्यों हो गया? इसलिए जरूरत हो गया क्योंकि इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल में इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट एंड फैसिलिटेशन एक्सपेंशन ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी में काफी चेंजेस आया। ठीक है, मतलब न्यू न्यू बिजनेस मॉडल आया, न्यू न्यू बिजनेस पैटर्न आया। तो न्यू बिजनेस मॉडल एंड पैटर्न के साथ बिजनेस को डेवलप करना एक बहुत ही जरूरत हो गया था, क्योंकि पुराना नियम के साथ न्यू चीजों को संभालना मुश्किल हो रहा था। पुराना रूल्स के साथ न्यू बिजनेस को डेवलप करना, रेगुलेट करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए 1956 एक्ट को चेंज करके, चेंज मतलब एक रिप्लेस करके कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया। एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये जो कंपनीज एक्ट है, ये जीके मतलब ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसमें 470 सेक्शंस है, 7 शेड्यूल्स है। एंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, पूरा का पूरा। अगर आप लोग मार्केट में किसी को बहुत लॉ में इंटरेस्ट है तो आप लोग ऑनलाइन से भी ऑर्डर कर सकते हो। पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट का जो बुक है ना, गवर्नमेंट का जो बनता है, वो पूरा बुक आपको मिल जाएगा और वहां पर आप ये 29 चैप्टर पढ़ के एकदम छान मार सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ने के लिए आपको ये सब जो अभी हम लोग क्लास में डिस्कशंस कर रहे हैं, जो लोग रियल में प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस चार्टर्ड, प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, नॉर्मली ये दोनों प्रोफेशंस काफी ज्यादा कंपनीज एक्ट में काम करते हैं। सीएमए इज ऑल्सो देयर, बट सीएमए थोड़ा कम काम करते हैं एक्ट रिलेटेड, उसको थोड़ा जानकारी चाहिए होता है। कर भी सकते हैं, ऐसा भी बात नहीं है, लेकिन ये दोनों प्रोफेशन वाइज काफी ज्यादा पॉपुलर है इस मैटर पे। द कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इनका मेन एम क्या हुआ? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब आप समझते हो ना, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट जो है यही गवर्नेंस से आया है। मतलब गवर्नमेंट क्या है? सरकार हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सरकार? सरकार मतलब वो जो अपने प्रजा को, मतलब हम लोग जो, मतलब जो जनता जनार्दन है एक कंट्री का, उसको प्रॉपरली चला पाए, हर एक जनता का प्रॉब्लम संभाल सके, हर एक का मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हर एक का मेंटल सिक्योरिटी, अल्टीमेटली कोई हैप्पी रहे फाइनेंशियली एंड एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो भी मतलब एक इंसान को हैप्पी रहने के लिए जो भी करना है, सरकार को वो चीज देखना चाहिए। जो कंट्री जितना हैप्पी है, इसका मतलब उस कंट्री का सरकार उतना अच्छा क्या कर रहा है, उस कंट्री का सरकार उतना अच्छा गवर्नेंस कर रहा है। ठीक है, वो कंट्री का गवर्नमेंट जो है उसका गवर्नेंस अच्छा है, मतलब उसका रूल्स रेगुलेशंस, सिस्टम, डिसिप्लिन, एवरीथिंग इज वेरी गुड। ठीक है, सिंपली रेगुलेशन स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स। अच्छा, ये चीज में भी देख लो कि स्ट्रेंथन द माइनॉरिटी इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब समझते हो? इन्वेस्टर का मतलब जो शेयर मार्केट में या प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। ठीक है, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मतलब वही हो जाता है। मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, एक सेकेंड, मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट होता है तो कंपनी जो होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट को तो ले लेता है। ठीक है, कंपनी जो होते हैं वो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट को तो ले लेता है, लेकिन उसमें माइनॉरिटी शेयर इन्वेस्टर भी होते हैं। माइनॉरिटी मतलब जो छोटा छोटा इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जो बेसिकली छोटा इन्वेस्टर, छोटा मतलब माइनर, मतलब माइनर मतलब वो संख्या में कम है, ये नहीं नहीं, उसका एक्चुअली जो मनी है ना वो लो मनी है। एक एक इंसान, जैसे रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं इसको, शेयर मार्केट में हम लोग पढ़ते हैं ये सब चीज कि ये इसको कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर। मैं ज्यादा शेयर मार्केट में तो अभी जाऊंगा नहीं, क्योंकि लॉ इज द मेन फोकस एरिया। रिटेल मार्केट जो होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर मतलब हम आप जैसे इंसान जो मार्केट में अपने हिसाब से, अपने इनकम के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। कोई 10,000 इन्वेस्ट करते हैं, कोई 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, कोई 5 लाख करते हैं, कोई 1 करोड़ भी कर सकता है। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो कंपनी या इंस्टीट्यूशन लेवल में होता है, जो LIC वगैरह करता है। तो ये जो छोटा छोटा इन्वेस्टर ना, जो 1,000 लाख में इन्वेस्ट करते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली रेगुलेट हो पाए, ठीक है, वो देखने का काम भी कंपनीज एक्ट करते हैं। क्योंकि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि कंपनी को जब तक तुमको एक कंपनी बिल्डअप करना है और आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, ध्यान से सुनना, आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो, आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो,
तो फिर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने का मेन रीजन क्या है? ताकि आप पब्लिक से शेयर मनी रेज कर पाओ, रेजिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, पैसा उठा सको। तो क्योंकि आप शेयर मार्केट से मनी रेज कर सकते हो, इसीलिए आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हो। लेकिन मनी रेज करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कंपनीज एक्ट को ये भी देखना होता है कि वो जो लोग कंपनी को पैसा दे रहा है उनका उनका जो मतलब उनका जो स्वार्थ है, ठीक है, उसको देखा जाए, उसका इंटरेस्ट को हमेशा देखा जाए, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। ये भी कंपनीज एक्ट का बहुत बड़ा काम है। क्योंकि तो ये लीगल फैक्टर, ऐसा नहीं कि पैसा लिया और अपने हिसाब से कुछ भी बिजनेस में लगाया और वहां से भाग गए, ठीक है, या फिर बोल दिया कि मेरा लॉस हुआ है, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे पेश कर दिया। कि पीएल में आप लोग अकाउंट्स में करते हो, ठीक है, पीएल में बाई नेट लॉस करके दिखा दिए, ठीक है, नेट लॉस करके मैं कहाँ से डिविडेंड दूंगा, ऐसा बोलने से नहीं होगा। फिर ऑडिट होता है, अगर कोई झूठ बोलता है ना तो उसको कौवा काटता है, ठीक है, वो गाना है ना, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से ना डरियो, ठीक है। मायके नहीं जाना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हम लोग मायके तो नहीं जाएंगे किसी कोई भी, लेकिन यहाँ मायके का मतलब होता है जेल, ठीक है। तो अगर कोई झूठ बोलता है, प्रॉफिट को छुपाते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देता, या फिर गवर्नमेंट का टैक्स को चोरी करता है, तो फिर वो ऑडिट होता है। इसीलिए ऑडिट जो सब्जेक्ट है ये आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, सबको पढ़ना पड़ेगा ऑडिट, ठीक है, ऑडिट पढ़ाया जाएगा। ये ऑडिट में पकड़ा जाता है कि सच में क्या कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ छुपा रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा खेल फाइनेंशियल ऑडिट में, कंपनी सेक्रेटरियल ऑडिट में, इवन कॉस्ट ऑडिट में भी पकड़ा जाता है। अलग अलग ऑडिट होते हैं, ठीक है, सिर्फ एक तरह का ऑडिट नहीं। बिजनेस का 3 तरह का ऑडिट होता है बिजनेस में। एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट, जिसको करने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, ठीक है। बिजनेस में 3 तरह का, एक होता है, क्या मैं बोला, फाइनेंशियल ऑडिट, दूसरा होता है सेक्रेटरियल ऑडिट, ठीक है। फाइनेंशियल ऑडिट, ध्यान से देखना, फाइनेंशियल ऑडिट मतलब किसी को कुछ भी गलती करना है ना तो अलग अलग ऑडिट का सिंपल मतलब होता है चेकिंग, ठीक है। ऑडिट का मतलब होता है बेसिकली चेकिंग, ठीक है। तो ये एक्ट के तहत ही काम होता है सारा का सारा, कंपनीज एक्ट बताते हैं तभी जाके। तो फाइनेंशियल ऑडिट बेसिकली कौन कर सकता है, जिसमें पूरा पीएल बैलेंस शीट छान मार सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मली ये ज्यादा करते हैं, इनके पास होता है। सेक्रेटरियल ऑडिट जो होता है ना, सेक्रेटरियल ऑडिट ये सीएस के हाथ में होते हैं। अभी इसमें काफी स्कोप आ रहा है क्योंकि बहुत सारा सीए बहुत मतलब करप्शन कर रहा है, ठीक है, ज्यादा पावर है ना, तो बहुत करप्शन चल रहा है इसमें। तो इनका करप्शन कम करने के लिए ये सीएस को पावर ज्यादा दिया जा रहा है अभी। आई होप कि ये कोविड सिचुएशन जाने के बाद ये सब स्कोप, जैसे जब आप लोग बन जाओगे ना तो बहुत अच्छा स्कोप हो जाएगा, मैं पूरा बिलीव करता हूँ। तो सेक्रेटरियल ऑडिट में सीएस को काफी स्कोप दिया गया। उसमें वो पीएल बैलेंस शीट उसका मेन मैटर नहीं है, उसमें मेन जो है ना लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स एज पर एक्ट है कि नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो एज पर एक्ट है कि नहीं, ये सब देखने के लिए इनको रखा जाता है, ठीक है। और एक ऑडिट भी है जो सीएमए के हाथ में होते हैं, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑडिट। इसमें यहाँ घपला कहाँ होता है जानते हो? इसमें घपला यहाँ हो जाता है प्रोडक्शन लेवल में। जो भी बिजनेस है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ होता है वहाँ प्रोडक्शन जब बनता है ना, तो उसमें हम लोग इधर उधर करते हैं बिजनेसमैन। मतलब मानो कि गोडाउन में 500 स्टॉक है लेकिन प्रोडक्शन हुआ था 1000, ठीक है। तो वो बेसिकली अपना सेल को कम दिखाने के लिए, देखो अगर किसी बिजनेस को एक सिंपल सिस्टम बता रहे हैं, तुम सेल दिखा रहे हो 500 बट तुम्हारा प्रोडक्शन हुआ है 1000, ठीक है। तो ठीक है, प्रोडक्शन अगर 1000 हुआ है तो तुम सेल 500 दिखा सकते हो, इसमें नो प्रॉब्लम। बट वो बाकी का 500 जो है ना, प्रोडक्शन 1000 है बट बाकी का 500 बाद में तो सेल होगा। लेकिन कभी कभी कॉस्ट में ना, मतलब ये कॉस्ट अकाउंटेंट इसको छुपा सकते हैं, उनके पास ताकत होता है, कैसे भी करके वो उसको मैनेज करके मतलब कॉस्टिंग में इधर उधर कर देता है। तो वो क्या करेगा, ये 1000 को कम करके स्टॉक को कम दिखा देगा, ठीक है, कैसे भी करके उसका प्रोडक्शन लेवल को चेंज कर देगा और उसमें पूरा कॉस्ट अकाउंटेंट में हिसाब किताब गड़बड़ कर देगा। फिर जब पूछताछ किया जाएगा एकदम ग्राउंड लेवल में, इसके हाथ में बहुत ताकत है, वो चाहे तो इसको 500 दिखा सकता है और बाकी 500 कहीं और वो छुपा सकता है कॉपी के हिसाब से, ठीक है। इसलिए कॉस्ट ऑडिट में, स्टॉक ऑडिट एक बहुत फेमस जगह होता है, स्टॉक में भी ये सब चीज चेक किया जाता है। मैं आप लोगों को क्लियर कर पा रहा हूँ, आई होप कि ये सारा का सारा मैटर, ठीक है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसा नहीं
कि ये एक्ट अलग अलग के लिए अलग अलग में काम करते हैं, लेकिन सबके लिए एक मतलब एक इंटर रिलेशंस के साथ काम करते हैं, क्योंकि बिजनेस है ना सबके ऊपर डिपेंड करके चलता है, बिजनेस अकेला नहीं चलता। ठीक है, बिजनेस में एक कॉस्टिंग का भी जितना जरूरत है, बिजनेस में कॉस्टिंग का जितना जरूरत है, फाइनेंस का भी उतना ही जरूरत है। ठीक है, कॉस्टिंग, फाइनेंस एंड लीगल मैटर्स, ठीक है, सारा का सारा चीजें जरूरत है, तभी जाके एक बिजनेस एक पूर्णता प्राप्त होता है, मतलब एक कंप्लीशन में पहुंचता है। तो इसलिए एक्ट को जानना सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आ रहा हो। ओके, तो ये जो सारा का सारा मैंने अभी बताया, ये जो छोटा छोटा जो पॉइंट था, ठीक है, कितना शेड्यूल है, कितना सेक्शंस है, कितना चैप्टर्स है, इसको याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, और ये कंपनीज एक्ट के एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी कहा गया कि कंपनीज एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। ये कंपनीज एक्ट बहुत सारा जगह में एप्लीकेबल है। ठीक है, ये मतलब कंपनी होने से ही एप्लीकेबल है। अब इतना मान लो कि कंपनी होने से ही कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल, अगर आप कंपनी हो तो एप्लीकेबल हो, चाहे आपका कंपनी इंश्योरेंस एक्ट के अंदर हो, मतलब इंश्योरेंस का एक्ट के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज आते हैं, लेकिन फिर भी आप कंपनी हो ना तो आप कंपनीज एक्ट में आ जाओगे। आप बैंक हो, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप बैंक हो तो बैंक के लिए अलग एक्ट है, लेकिन फिर भी आप कंपनी हो ना तो उसके लिए भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल। ठीक है, आप कोई भी एक्ट के तहत बिजनेस कर सकते हो, आपका रूल्स रेगुलेशंस कोई और हैंडल जरूर कर सकता है, बट इफ यू आर अ कंपनी देन यू कम अंडर द स्कैनर ऑफ ए कंपनीज एक्ट। ठीक है, एकदम सिंपल बातें हैं। कोई बोलेगा नहीं मेरा इंश्योरेंस का बात है, वो तो IRDAI संभाल लेगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन पॉइंट सिर्फ IRDAI का नहीं है, क्योंकि आप कंपनी हो तो यहाँ कंपनी भी हस्तक्षेप करेगा, यहाँ कंपनी भी इंटरफेरेंस करेगा। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जैसे कोलकाता में CESC है, ठीक है, कोलकाता में इसके बारे में सबको पता है, कोलकाता कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, CESC, ठीक है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, एक प्राइवेट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है गोयनका ग्रुप का। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत इंडिया में काम करता है, ऐसे रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी बॉम्बे में काम करता है। ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है वो भी है, लेकिन अगर आप कंपनी हो तो आप कंपनीज एक्ट के अंदर आ जाते हो। ठीक है, such body corporate which are incorporated by an act for time being in force and as the central government may by notification specify in his behalf, मतलब और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कहा जा रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम किसी को बताया जा रहा है कि इसको कंपनीज एक्ट देखेगा, ठीक है, अगर CG ने कहीं नोटिफिकेशन दे दिया कि कंपनीज एक्ट के अंदर इसको लिया जाए, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लिया जाए, तो कंपनीज एक्ट वहां भी अपना मतलब सैटेलाइट डाल के बैठ जाएगा, मतलब वो पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट का प्रोविजन उस पर भी लागू कर देगा। ठीक है, तो ये है बेसिक कुछ बातें जो कंपनीज एक्ट में एप्लीकेशंस के बारे में कहा जाता है। ओके, तो ये एक पॉइंट था। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, कंपनी का फीचर्स, इसका मतलब क्या है और इसका फीचर्स क्या है। चलो एक बार इसका मतलब और फीचर्स देख लेते हैं। इसका मतलब यही है डेफिनेशन वाइज, अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, ठीक है, चीफ जस्टिस मार्शल, इन्होंने इसके बारे में काफी काम किया था, इसलिए इनके डेफिनेशंस को लिया गया। ए कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस बोल दिया, आर्टिफिशियल बीइंग। ठीक है, आर्टिफिशियल बीइंग मतलब एक्चुअली कॉर्पोरेशन क्या है, आर्टिफिशियल बीइंग मतलब इसको इंसान बनाते हैं, ये इसको भगवान नहीं बनाता है ना। ये देखो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ इमेज दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ये कोई बड़ा कंपनी होगा, चलो कोई भी कंपनी का नाम ले लो, ठीक है, ऐसे देख के लग रहा है कोई IT कंपनी होगा, तो चलो इन्फोसिस या TCS जैसे कोई कंपनी है। ठीक है, तो इन्फोसिस हो या TCS हो, वट एवर बी द कंपनी, ये जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको किसने बनाया, इसको इंसान ने बनाया। तो अगर इसको, ये मैन मेड है ना, भगवान जो बनाते हैं वो नेचुरल होते हैं, और जिसको इंसान बनाते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। जिसको भगवान जन्म देते हैं, मतलब गॉड का नाम लो, भगवान का नाम लो, या फिर कोई भी सुपर नेचुरल पावर जो भी बोलो, वो हो जाता है नेचुरल। लेकिन अगर इंसान जो हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग अगर कुछ बनाते हैं तो वो हो जाते हैं आर्टिफिशियल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी जो भी है, ये आर्टिफिशियल बीइंग है। ठीक है, इनविजिबल है, ये इनविजिबल है, मतलब आप कंपनी का बिल्डिंग देखते हो लेकिन कंपनी कहाँ दिखता है आपको। ठीक है, कॉर्पोरेशन जो है ना वो बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग क्या, आपको समझ बिल्डिंग मतलब वो कंपनी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना, क्योंकि वो उसका काम पे पता चलता है और उसका काम आपको विजिबल नहीं होगा, वो तो काम देख के आपको बस एक फील करना होता है। तो एक इनविजिबल होता है, इंटेंजिबल होते हैं, एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ ए लॉ, ये जो रहता है ना, ये लॉ के, आज ये बिल्डिंग में इन्फोसिस है, कल इस बिल्डिंग में कोई और आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर कोलकाता में, मैं आपको कोलकाता में बता सकता हूँ, दिल्ली में भी बता सकता हूँ, कुछ आइडियाज दे सकता हूँ आपको।
चाहे आप कोलकाता ले लो या दिल्ली ले लो, जो भी आपको पसंद है। कोलकाता में सॉल्ट लेक बोल के एक एरिया है सेक्टर 5 में, ठीक है। सेक्टर 5 सॉल्ट लेक में ना काफी सारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, काफी सारा ऑर्गेनाइजेशन वहां पर अपना बिजनेस को चलाते हैं। अब वहां पर कोई ना कोई एक बिल्डिंग के अंदर 4-5 और कंपनी काम करते हैं, ठीक है, सब रेंट में है, ठीक है, सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन रेंट पे होते हैं। और अब सवाल ये उठता है कि जैसे इस तरह का बिल्डिंग देखने में होता है, जैसे बिल्डिंग यहाँ पर इमेज में दिया हुआ है, ऐसा ही, ऐसा तुमको गुड़गांव में, अगर तुम दिल्ली गुड़गांव में जाओगे तो वहां पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सॉल्ट लेक हो गया कोलकाता में, दिल्ली में गुड़गांव साइड हो गया, या फिर हरियाणा में चंडीगढ़ जैसा एरिया हो गया, ठीक है, गुड़गांव हो गया, चंडीगढ़ हो गया, या फिर नोएडा, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे ना तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत दिखेगा, ऐसा बैंगलोर में जाओ, हैदराबाद में जाओ, आपको बहुत दिखेगा। लेकिन क्या ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उसी का, अगर किसी का पर्सनल ओन्ड है, मैक्सिमम ना लीज बेस्ड होते हैं, तो आज कोई है कल कोई और होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप बिल्डिंग को ही कंपनी ना समझ लो, बिल्डिंग इज नॉट द कंपनी। कंपनी कहाँ है? कंपनी बाय लॉ है। कंपनी अगर है तो पेपर में है, और वो पेपर क्या है? कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ है। बीइंग ए मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, it possesses only those properties which the charter of the creation confers upon it, either expressly or as accidental to its very existence. In the words of Professor Hane, a company is an incorporated association which is an artificial person created by law having a separate entity. इसको अलग से इसका entity concept है, हम लोग अकाउंट्स में भी ये सीखते हैं। entity concept मतलब जो अलग से अपना एक मतलब अपना एक अस्तित्व रखता है, ठीक है, अलग से सेपरेट एक अस्तित्व रखता है, विद परपिचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, ठीक है। उसका परपिचुअल सक्सेशन का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं, और कॉमन सील भी होता है। दिस डेफिनेशन सम्स अप द मीनिंग एज वेल एज द फीचर्स ऑफ द कंपनी सक्सेनिटी, ठीक है। तो यही वाला जो दोनों का जो डेफिनेशन है, इसी यही कंपनीज एक्ट है, ठीक है। हाउएवर द एक्ट डिफाइंस द टर्म कंपनी अ बिट डिफरेंटली, थोड़ा सा अलग से बोला, 220 सेक्शन में बोला, प्लीज इसको पॉइंट आउट करना। The Companies Act 2013 defines the term company. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. As we shall progress under the chapter, the meaning of the term company will be understood by the students. Okay, लो ये दोनों फेमस लॉयर ने दिया, और बाकी जो 2002 सबसेक्शन 20 के सेक्शन के तहत बोला गया है, वही कंपनी का डेफिनेशन है। अब कंपनी का फीचर्स देख लो तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा, क्योंकि किसी का कैरेक्टर ही उसका डेफिनेशन होता है। आप कौन हो, ठीक है, अगर कोई आपको पूछता है तो आप अपना नाम बताते हो, हु आर यू, ठीक है। तो सिर्फ आपके नाम से आपको समझना मुश्किल होता है, आपके काम से आपको समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। कि अगर आपको जानना है तो आपका वर्क को जानना पड़ेगा ना, और आपका वर्क क्या है? आपका वर्क आपका कैरेक्टर है, आपका वर्क आपका कैरेक्टर है, आपका चरित्र, आपका फीचर्स, आपके अंदर क्या गुण है, ठीक है, ठीक है। आपके नाम के लिए आपको कौन जानेगा? आपके काम के लिए दुनिया आपको जानेगा, ठीक है। इसलिए आपका फीचर्स मतलब कंपनी का फीचर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो कंपनी का फीचर्स क्या है? ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब लीगली सेपरेट फ्रॉम दी मेंबर्स। मेंबर मतलब कौन? मेंबर मतलब शेयर होल्डर, ठीक है। ये जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी का, वो उसका मेंबर होते हैं, ठीक है, या फिर प्रोमोटर जो कंपनी को बेसिकली बनाते हैं, ठीक है। प्रोमोटर मतलब जो कंपनी को बनाते हैं। मैक्सिमम को लगता है जो बिल्डिंग बनाते हैं वो प्रोमोटर है, ठीक है। नहीं, कोई भी कंपनी को जो बनाते हैं वही प्रोमोटर है, ठीक है, कोई भी कंपनी। तो शेयर होल्डर प्रोमोटर कौन है? मेंबर। लेकिन इससे कंपनी अलग होते हैं, कंपनी इनसे अलग होता है। कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होने के कारण आप लोग देख सकते हो कि कंपनी के नाम पे अपना जमीन होते हैं, अपना बिल्डिंग भी कंपनी के नाम पे होते हैं, कंपनी का अपना बैंक अकाउंट भी होते हैं, ठीक है। ये सब फीचर्स एक इंसान भी ले सकता है ना, ठीक है। अपने नाम पे जमीन खरीदना, अपने नाम पे बिल्डिंग परचेस करना, अपने नाम पे बैंक अकाउंट परचेस करना, सॉरी बैंक अकाउंट ओपन करना। तो जैसे एक इंसान कर सकते हैं, ऐसा एक कंपनी भी कर सकते हैं। और ये किस कैरेक्टर के कारण? ये सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण। ये फीचर्स इसको ये परमिशन देता है कि आप अपने नाम पे ये सब कर सकते हो, ठीक है। इसका मिसयूज भी कर सकता है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है, कि मिसयूज कैसे हो सकता है। यू विल गेट टू नो इट इन अ लेटर चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग केसेस है, और क्या बड़ा बड़ा घोटाला होता है ये सेपरेट लीगल एंटिटी वाला फीचर्स के कारण। जो भी हर एक चीज का एक पॉजिटिविटी एक नेगेटिविटी होता है। अगर बिजनेस को डेवलप करना है तो दोनों बात ही इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज का दो पहलू होता है, सिक्का का एक हेड होता है तो एक टेल भी होता है ना, तो दोनों पहलू जानना जरूरी है। ओके, तो आगे जानेंगे ना। हाँ, काफी सारा मैटर। तो ये था सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट। परपेचुअल सक्सेशन क्या है?
परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है चेंज इन मेंबर्स डज नॉट इफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का मेंबर बदल सकता है बट कंपनी वहीं पर वहीं रहेगा, ठीक है। मतलब वो बोलते हैं कि मैन में काम मैन में गो, बट कंपनी चलता रहता है, ठीक है। कंपनी चलता रहता है, मतलब आज कोई डायरेक्टर है, कल कोई और डायरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। कल कोई और डायरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टर चेयरमैन चेंज होता है, लेकिन क्या कंपनी चेंज होता है? नहीं। डायरेक्टर चेंज हो सकता है, चेयरमैन चेंज हो सकता है, लेकिन कंपनी चला जाता है क्या? कंपनी नहीं जाता। वो जाएगा एक ही कारण से जा सकता है, जब कंपनी टोटली लिक्विडेट हो जाता है, मतलब एकदम वाइंडिंग आर्म में जा सकता है। लेकिन वो उतना आसान नहीं है। एक कंपनी बिल्ड करना, एक कंपनी को बिल्ड करना कंपेरेटिवली इजी है, लेकिन उसको बंद करना उतना इजी नहीं है। आप चाहो तो ना 6 मंथ्स में एक कंपनी बिल्डअप कर सकते हो, विद इन 6 मंथ पेपर वर्क कंप्लीट करके 6 मंथ्स में आपका कंपनी खड़ा हो जाएगा। लेकिन आप चाहो ना एक कंपनी को, स्पेशली पब्लिक, अगर आपका कंपनी पब्लिक कंपनी हो, इवन प्राइवेट कंपनी भी अगर थोड़ा बड़ा हो, इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि आपको मन चाहा और आप अचानक से कंपनी का शटर डाउन कर दिए। नहीं, शटर डाउन कर सकते हो, लेकिन लीगली उसको बंद करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा छुपा रहता है ना, तो इतना आसानी से नहीं कर सकते। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब वही हो गया कि मेन में गो मेन में काम, बट कंपनी ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है। कंपनी हमेशा रहता है, मतलब अपने हिसाब से चलता रहता है, ठीक है। कंपनी कुछ ऐसा करता है कि वो एक बहुत फेमस शायरी है, राजेश खन्ना साहब बहुत करता था, आप भी सुने होंगे। मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। बोलता है कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ कल कोई और था, ठीक है। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ कल कोई और था, ठीक है। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, ठीक है। मतलब अलग अलग डायरेक्टर कंपनी को चलाने के लिए आता है, तो वो बोलता रहता है आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, कल कोई और था, मतलब कोई और डायरेक्टर कंपनी को चलाता था। तो आज मैं जहाँ खड़ा हूँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। मतलब अलग अलग डायरेक्टर के टाइम पे अलग अलग टाइम चलता था कंपनी के लिए। ये कॉन्सेप्ट अलग लेवल पे यूज होता है, मैं थोड़ा यहाँ पर यूज कर दिया। ये परपेचुअल सक्सेशन पे आप याद रख सकते हो, ये कैरेक्टर बड़ा गजब का है, ठीक है। सुने हो ये वाला शायरी आप लोग? हेलो? नहीं। हाँ, अरे नहीं सुने? हाँ हाँ वैसे हाँ सर, बोलते हैं, सुने हैं। हसरते सहरते उल्फते ये हमेशा रहती नहीं, ठीक है। इस तरह से कुछ है, ठीक है। हसरते सहरते फुसरते ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बहुत गजब का है शायरी, जो भी हो। चलो नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट में चलते हैं। मतलब लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मतलब मेंबर मतलब कंपनी का ओनर्स के बारे में बात चल रहा है, शेयर होल्डर्स या ओनर्स के बारे में। शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी और कंपनी का लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर का लाइबिलिटी उनका लाइबिलिटी, कंपनी का लाइबिलिटी अपना लाइबिलिटी, ठीक है। कंपनी अपना ओन लाइबिलिटी से चलता है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि जो ओनर लोग कंपनी को बिल्डअप करते हैं ना, ये एक बहुत ही गजब का फीचर्स है कंपनी का। कि जो भी कंपनी बिल्डअप करता है, कल अगर वो मार्केट से लोन लेते हैं, ठीक है, स्पेशली इन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, कल मानो वो मार्केट से लोन लेता है, तो किसके लिए लिया? कंपनी के लिए लोन लिया, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा ये वाला देखो। सपोज आपने एक कंपनी बिल्डअप किया, ध्यान से देखना, ठीक है। आपने एक कंपनी बिल्डअप किया, ये आपका कंपनी है, दिस इज योर कंपनी। कंपनी में थोड़ा खिड़की वगैरह दे देते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। सेटेलाइट लगा दो अंदर ऊपर में, ठीक है, एंटीना है, ठीक है। और आप कंपनी के छत के ऊपर में बैठे बैठे कंपनी को क्या कैसे करना है, डांस कर रहे हो, डांसिंग ऑन दी रूफ ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो आपका जो ये कंपनी है, ये कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी, इसका फीचर्स में लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, ये आगे मैं चर्चा करूंगा, पर फिर भी अभी थोड़ा बता देता हूँ। लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मानो कि आप या फिर और भी मेंबर्स कंपनी में अपना, मेंबर्स लोग जो है वो कंपनी को चलाने के लिए लोन लिया, कंपनी को बिल्डअप करने के लिए लोन लिया। तो लोन किसके नाम पे लिया? कंपनी के नाम पे लिया, ऑब्वियसली। तो फिर अगर लोन कंपनी के नाम पे है, लेकिन लिया कौन? मेंबर्स, ओनर, ओके। तो कल अगर कंपनी किसी कारण से बिजनेस परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या कंपनी खुद करेगा? बिजनेस का परफॉर्मेंस ओनर पे डिपेंड करता है, मेंबर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी कंपनी किसी कारण से फेलियर हो गया,
तो लिमिटेड लायबिलिटी होने के कारण क्या होता है, कंपनी के एसेट से ही वो लायबिलिटी लिया जाएगा। कंपनी के नाम पे जो एसेट्स है, इन द नेम ऑफ कंपनी जो भी एसेट्स है, इन द नेम ऑफ कंपनी जो भी एसेट्स है वहीं से लिया जाएगा। ठीक है, मेंबर और ओनर के एसेट पे हाथ नहीं लगाया जाता। ठीक है, मेंबर और ओनर का जो अपना पर्सनल एसेट है ना, इस पे हाथ नहीं लगाएगा, मतलब जिससे लोन लिया गया। ठीक है, पर्सनल एसेट पे नहीं हाथ लगाएगा, इसीलिए ये लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट में चलता है। इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर। इसको बिजनेस को बनाने में काफी सुविधा होता है। ठीक है, बिजनेस को बिल्डअप करने में काफी सुविधा होता है। इसमें आगे चर्चा और भी करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट में। तो अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देने का कोशिश किया ताकि आप लोग थोड़ा कनेक्ट हो पाओ। आगे मैं और भी बात करूंगा इसमें। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसमें और क्या बात करना है, ये तो बार बार समझ में आ रहा है। कंपनी कैन एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी ओनली, इसका डायरेक्ट कोई कैरेक्टर तो है नहीं। ह्यूमन एजेंसी मतलब कोई भी इंसान को सामने रख के ही ये काम करता है। एंड कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कैन शू एंड बी शूड इन इट्स ओन नेम, मतलब कंपनी के नाम पे केस हो सकता है। ठीक है, कंपनी किसी पे केस कर सकता है और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है ना। दोनों कंपनी के बीच में डील भी हो सकता है। ठीक है, जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं ना, तो कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। कंपनी एक दूसरे के साथ, कंपनी के साथ इंसान का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, कंपनी के साथ ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, कंपनी के साथ पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कैन शू एंड बी शूड इन इट्स ओन नेम। ठीक है, तो ये सभी मैटर पे आगे काफी चर्चा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंपनी के फीचर्स के बारे में काफी अच्छा आइडिया आपको मिल गया होगा। इस पे एग्जाम्पल के साथ और भी बातें करना है। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में है। ठीक है, कुछ केस भी है, थोड़ा सा पढ़ा करो। अगर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आता तो मैं आगे चर्चा जरूर करूंगा। अच्छा, कॉमन सील के बारे में बात नहीं किया है ना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड कॉमन सील। अच्छा, कॉमन सील क्या होता है, ये भी कंपनी का एक कैरेक्टर होता है, कंपनी का एक अपना स्टैंप होता है। ठीक है, जैसे मुद्रा मतलब वो गवर्नमेंट का सील होता है ना, वैसा ही कंपनी का भी अपना एक सील होता है, जो सील एकदम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो होता है। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इज नॉट बेस्ड आउट विद द बॉडी ऑफ ए नेचुरल बीइंग, देयरफॉर इट वर्क्स थ्रू द एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ ए कंपनी। अगर किसी जगह में कंपनी का सील लग गया ना, इसका मतलब वो कंपनी का सिग्नेचर जैसा हो जाएगा, which is affixed by the officers and employees of the company on its every document. The common seal is a seal used by a corporation as the symbol of its incorporation. ठीक है, द कंपनीज एक्ट 2015, कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आया 2015 में, has made the common seal optional by omitting the words and a common seal from section 9 to as to provide an alternative mode of authorizations for the companies who opt not to have a common seal. अगर कोई चाहे तो कॉमन सील ना भी रख सकता है। rationale for this amendment is that common seal is seen as a relic or medieval times. ठीक है, ये जो कॉमन सील का कॉन्सेप्ट है, ये मेडिवल टाइम्स में यूज होता था। मेडिवल टाइम्स में ये सील या राज मुद्रा बोला जाता था, राजकीय चिन्ह। ठीक है, राजकीय चिन्ह कहा जाता था। ये कॉन्सेप्ट तब का था। इवन इन द यूके कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल सिंस 2006। और यूके के बारे में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया में जो लॉ बना है ना, ये सब यूके से मेनली हम लोग इंस्पायर होकर बनाया है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से। ठीक है, तो इंग्लैंड में भी ऑप्शन बन गया है, ऑप्शनल बन गया है कि कंपनी का कॉमन सील रहना मैंडेटरी नहीं है। इसलिए 2015 में जो अमेंडमेंट लाया गया उसमें कॉमन सील को mandatory नहीं किया। This amendment provides that the documents which need to be authenticated by a common seal will be required to be so done only if the company opts to have a common seal. In case a company does not have a common seal, the authorizations तब कैसे मिलेगा? ये सवाल तो उठ ही सकता है कि सर अगर कॉमन सील नहीं है तो फिर कैसे मतलब उसका ऑथराइजेशन कैसे पता चलेगा? तो उस केस में डायरेक्टर का सिग्नेचर होगा ना बाबा, कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, तो कंपनी का डायरेक्टर जो है शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय ए डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो इसमें कंपनी सेक्रेटरी को बहुत जोर का पावर मिला है, देख पा रहे हो। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी को बहुत जोर का पावर मिला, मतलब कोई भी कंपनी का डॉक्यूमेंट्स पावरफुल है तो इसके लिए कंपनी सेक्रेटरी का पावर देखो। ठीक है, इन केस ए कंपनी डज नॉट हैव ए कॉमन सील, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय ए डायरेक्टर, एक डायरेक्टर तो एक डायरेक्टर, एंड सीएस wherever the company has appointed a company secretary. अगर कंपनी सीएस अपॉइंट किया तो, अगर सीएस अपॉइंट नहीं किया तो डायरेक्टर तो होगा रे बाबा कंपनी चलाने के लिए, तो वो जो डायरेक्ट करता है कंपनी को तो उसका साइन होना, ऑथराइजेशन होना जरूरी है। सर वो कंपनी का डायरेक्टर ये कैसे पता चलेगा? अरे बाबा वो कंपनी का जो रजिस्टर्ड
जो होता है ना जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड होते हैं वहीं पर लिखा रहता है। यही सब तो चीज जानना है कि कंपनी का डायरेक्टर कौन है, क्या है, ये सब हम लोगों को आरओसी में जाके पता चल जाता है। आरओसी क्या है सर? रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ठीक है, आप ये सब डॉक्यूमेंट्स आजकल कंपनी अपने वेबसाइट में भी अपलोड करके रखते हैं। ठीक है, ओके। और ये जो है ये सब तो हम लोगों ने फीचर्स बता पढ़ लिए अभी। ठीक है, ये सब कंपनी का कैरेक्टर्स था या फीचर्स था। ठीक है, जो जिसमें फिर से अगर मैं रिविजन करूँ एक बार, तो इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी आ गया, परपेचुअल सक्सेशन आ गया, लिमिटेड लाइबिलिटी आ गया, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गया एंड कॉमन सील हो गया। और कॉमन सील पे एक बहुत ही गजब का लेटेस्ट अमेंडमेंट आप लोगों को पता चला। ठीक है, बड़ा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह था। ठीक है, और सर नेक्स्ट है कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। ठीक है, ये कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी जो है ना, इसके ऊपर ना मेरा यूट्यूब में एक बहुत ही गजब का वीडियो बना हुआ है, वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आप लोग ना प्लीज उस वीडियो को एक बार देख लो। ठीक है, उसके बाद अगर किसी के मन में कोई भी सवाल हो मुझे पूछ सकते हो, लेकिन कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी में वीडियो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, तो वहाँ एक बार देखो, तो मैं उसके बाद आगे चर्चा कर लूंगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है, काफी इंपॉर्टेंट केस है, इसको एक बार ध्यान से एक बार देख लेना। काफी काफी इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और एग्जाम पर्पज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट के लिए तो बहुत ज्यादा। ठीक है, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। कॉर्पोरेट बिल पे अलग से वीडियो बना हुआ है, प्लीज एक बार go through कर लेना, अच्छे से देखना, बहुत ही अच्छे से बोला हुआ है, एकदम केस स्टडीज के साथ। वो भी उसमें ये केस स्टडीज फेमस केस है एक। ठीक है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस स्टडी सॉल्व किया गया है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस स्टडीज फुल्ली सॉल्व्ड। ठीक है, ये केस को मैंने पूरा एकदम इधर से उधर करके समझाने का कोशिश किया। आई होप आप लोग एंजॉय करोगे। ओके, उसमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के बारे में भी कहा गया। ठीक है, ये सोलोमन वर्सेस सोलोमन का जो तीनों यहाँ पर तीन घटना घटता है। ठीक है, एक है आपका, एक सेकंड, यहाँ मेरे लिए तीन घटना है। ठीक है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ अभी। ठीक है, दैट इज फर्स्ट थिंग इज कॉर्पोरेट वेल थ्योरी। ठीक है, कॉर्पोरेट वेल मतलब कंपनी और मेंबर के बीच में एक पर्दा है। ठीक है, वो पर्दा उठाया जाएगा। ठीक है, पर्दे में रहने दो, पर्दाना उठाओ। ठीक है, कंपनी और मेंबर के बीच में एक तो पर्दा है, ये पर्दा उठाया जाएगा। अब ये कब पर्दा उठेगा कब पर्दा नहीं उठेगा, इसी का कहानी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है, एक बार प्लीज गो थ्रू करना। अगर नहीं मिलेगा तो मुझे बोलना, मैं लिंक शेयर कर लूंगा। सोलोमन वर्सेस सोलोमन में, और उसके बाद ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो सकता है, मतलब बीच का पर्दा उठाने का क्या नियम बनाया गया है उसमें भी चर्चा किया गया है। ठीक है, कॉर्पोरेट वेल विल बी लिफ्टेड। ठीक है, एक बार देख लो, फिर मैं इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में फिर से चर्चा कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आई विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल्स। समझ में आया ना ये कॉर्पोरेट वेल के बारे में जो भी बोला? हेलो, यस सर। ओके, यस दादा, ठीक है। कुछ और मैटर में डिस्कशंस कर लेते हैं, और भी इंटरेस्टिंग मैटर्स हैं। क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट। ठीक है, क्लासेस ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट मतलब एक्ट के तहत कितना सारा कंपनीज होते हैं, कितना क्लासेस ऑफ कंपनीज होते हैं। इनकॉर्पोरेटेड एंड कंपनी मेनली इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकता है, अनइनकॉर्पोरेटेड भी हो सकता है। ठीक है, अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब बेसिकली वो आरओसी में रजिस्टर नहीं होता। ठीक है, और इनकॉर्पोरेशन का मतलब वो आरओसी में रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, तो आरओसी में रजिस्टर्ड ना होकर भी कंपनी बना सकते हो आप। ठीक है, तो उसमें मेनली इनकॉर्पोरेटेड के बाद में जो होता है ना, वही हम लोग मेनली डील करेंगे। ठीक है, जो इनकॉर्पोरेशन का केस है वही कंपनीज एक्ट के तहत आता है। ठीक है, कंपनीज एक्ट वहीं पर काम करता है, और जो अनइनकॉर्पोरेटेड है उस पर कंपनीज एक्ट उतना पावर नहीं दिखा सकता। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेसिस में कंपनी को हम लोग तीन हिस्सों से बांट सकते हैं, एक रजिस्टर्ड कंपनीज, एक स्टैट्यूटरी कंपनीज, और एक चार्टर्ड कंपनीज। ठीक है, और रजिस्टर्ड के हिसाब से और ज्यादा डिफरेंस है, रजिस्टर्ड को भी और आप लोग अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हो, प्लीज ध्यान से देखना। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस में, लाइबिलिटी के बेसिस में कंपनी को आप अलग कर सकते हो। लाइबिलिटी क्या है मैं हम लोगों को अभी समझा रहा था। लाइबिलिटी मतलब ये नहीं समझना है कि कंपनी का मार्केट में लोन है तो उसका लाइबिलिटी, हाँ ऑब्वियसली कंपनी का मार्केट में लोन है उसी का लाइबिलिटी, बट बेसिस ऑफ लाइबिलिटी का मतलब कि कंपनी का लाइबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी मार्केट से लोन लेता है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि अगर कंपनी मार्केट से लोन लेता है तो ये कंपनी का मेंबर ने अगर लोन लिया, लोन तो कंपनी नहीं डायरेक्ट नहीं ले सकता, वो ह्यूमन एजेंसी के थ्रू से लेता है, मेंबर या ओनर जो है वही लोन ले सकता है। तो अगर ओनर ने लोन लिया
तो लोन किसके नाम पे हुआ? कंपनी के नाम पे हुआ, कंपनी के नाम पे हुआ ना। तो लोन अगर कंपनी के नाम पे हुआ तो लायबिलिटी किसका है? कंपनी का है। लेकिन लायबिलिटी चुकता कौन करेगा? मेंबर करेगा, है ना। लेकिन अगर मानो कंपनी किसी कारण से लायबिलिटी नहीं दे पाता तो कंपनी मतलब मेंबर की प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगाया जाता। कंपनी का जो प्रॉपर्टी है, कंपनी का जो एसेट्स है, उसी से लोन का जो भी पैसा उठ सकता है उस पे काम होता है। ओनर या मेंबर के प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगाता। तो इसी तरह ये लिमिटेड लायबिलिटी है। ऐसे अलग अलग लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लायबिलिटी का ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कंपनीज एक्ट मतलब पर्सपेक्टिव। लायबिलिटी का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन कंपनीज एक्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बार बार बोल रहा हूं तो कुछ तो बात होगा, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होते हैं, या अनलिमिटेड कंपनीज होते हैं। अनलिमिटेड कंपनीज मतलब कंपनी मार्केट से जो भी लोन लेगा, कंपनी मार्केट से जो भी लोन लेगा उसका लायबिलिटी उसके मेंबर के ऊपर पूरा का पूरा। मतलब अगर कंपनी चुकता नहीं कर पाया तो मेंबर को चुकता करना पड़ेगा, मेंबर शुड पे। अगर कंपनी रिपे नहीं कर पाया तो मेंबर शुड रिपे फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी, तभी वो कंपनी को अनलिमिटेड कंपनीज कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई ये मतलब अपने आप को जब रजिस्टर करता है, अगर वो लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट पे नहीं आता या फिर गवर्नमेंट उसको लिमिटेड लायबिलिटी बनने नहीं देता, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को बेनिफिट मिलता है, मेंबर्स को बेनिफिट मिलता है, तो उस केस में वो अनलिमिटेड कंपनीज बन सकता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग प्रोविजंस आगे आगे डिस्कशंस करेंगे, तभी तो कंपनीज एक्ट जान के आपको समझ में आएगा कि बेसिकली आपको क्या करना है एज ए कंपनी लॉयर, ठीक है। एज ए चार्टर्ड, एज ए सीएस आपको करना क्या है, यू हैव टू नो दैट ना, ओनली दैट। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सर ये सब क्या होता है? आगे आगे आते हैं ना, इतना हड़बड़ी नहीं रे बाबा। ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल के हिसाब से भी अगर आप देखो, शेयर कैपिटल के हिसाब से भी कंपनी को अलग किया जाता है। एक है विथ शेयर कैपिटल और एक है विदाउट शेयर कैपिटल। विथ शेयर कैपिटल के बेसिस में एक पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट के बारे में भी चर्चा करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल के बेसिस में अगर गारंटी के हिसाब से भी पब्लिक प्राइवेट विदाउट शेयर कैपिटल में, और अनलिमिटेड में भी अगर आप देखो विथ शेयर कैपिटल विदाउट शेयर कैपिटल, उसमें भी पब्लिक प्राइवेट। बेसिकली अगर देखो तो कंपनी लास्ट में जाके दो ही कैरेक्टर उसका रहता है, या तो पब्लिक होगा या तो प्राइवेट होगा। लेकिन पब्लिक प्राइवेट के बीच में भी कितना बड़ा बड़ा खेल छुपा हुआ है, ठीक है। हर पब्लिक सेम नहीं होता, हर प्राइवेट भी सेम ना भी हो सकता है। कंपनी के अंदर भी अलग अलग कैरेक्टर छुपा होता है। कोई कंपनी पब्लिक होके लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकता है, कोई कंपनी पब्लिक या प्राइवेट होके लिमिटेड बाय गारंटी हो सकता है, कोई पब्लिक प्राइवेट होके अनलिमिटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग मैटर्स है, इसी में आगे का चर्चा जारी रहेगा। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब हम लोग का ट्रैक क्या है, कहाँ दौड़ के पहुंचना है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि 100 मीटर रन में भाग ले लिए, ठीक है, कि 100 मीटर कहाँ खत्म होता है वो भी तो जानना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैराथन है ये, कंपनी से एक्ट मैराथन। तो मैराथन दौड़ में हम लोग पार्ट लिए हैं, अब दौड़ चालू है। तो एक गाना है ना, चल राही अपनी राह चलता जाएगा। अब राही राह में जा रहा है कंपनीज एक्ट के तहत। স্যার বলছি আনলিমিটেড কম্পিউটার ঠিক বুঝতে পারলাম না, আরেকবার বোঝাবেন? আমি বোঝাবো, সবটাই বোঝাবো। আমি সবই একটা একটা করে পার্ট নিচ্ছি, ঠিক আছে। ডিটেলস গুলো আমি এখনো বলিনি, প্রত্যেকটা ডিটেলসে আমি যাচ্ছি। ডোন্ট ওয়ারি, ওকে डोंट वरी, बी हैप्पी। देखो ध्यान से देखना, द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड द इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। एक तो कंपनी का ग्रोथ और दूसरा बिजनेस का जो कॉम्प्लेक्सिटीज आज के डेट में बढ़ा है। डे बाय डे बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जितना न्यू बिजनेस मॉडल उतना नया नया बिजनेस का सिनेरियो। द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड द complexity of the business operation in the corporate world has led to emergence the different forms of corporate organizations. To regulate them, the Companies Act 2013 has broadly classified the companies into various classes. A company may be incorporated as one person company, मतलब समझ पा रहे हो, एक इंसान भी एक कंपनी बना सकते हैं। प्राइवेट कंपनी भी हो गया, पहले ये कभी नहीं होता था, ओपीसी कहते हैं इसको, आगे चर्चा करेंगे इसमें। ओपीसी, वन पर्सन कंपनी।
एक इंसान भी एक कंपनी बना सकते हैं. सपोज यू वांट टू बिल्ड ए कंपनी एंड यू हैव नो पार्टनर, you have no other friend and any kind of partner or member, only you, ठीक है, only you can form a business and वो भी कंपनी. एक सबके मन में चलता है ना अपना कंपनी है. नॉर्मल बिजनेस बोलने में आजकल थोड़ा मतलब वो स्टेटस फीलिंग नहीं आता, ठीक है. तो इसलिए सरकार ने भी सोचा, गवर्नमेंट ने, कि क्यों ना ओपीसी बनाने का जगह मिले. 1% कंपनी आप भी बोल सकते हो कि मेरा पर्सनल कंपनी है. आगे आगे चर्चा करेंगे कैसे बना सकते हो, किस तरह से आप अपना खुद का कंपनी बना सकते हो. काफी इंपॉर्टेंट चर्चा करना है. और आप दूसरे का बना के भी दे सकते हो. आपके आसपास में जो भी है आप उनके लिए भी काम कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा, लीगल मैटर्स जानना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस के साथ साथ आप भी ये सब काम कर सकते हो. ठीक है, काफी डिमांडिंग है, काफी डिमांडिंग एरिया है अपना प्रोफेशन को सेट करने में. मैं तो इतना कहता हूँ कि जल्दी जल्दी इंटर तक कंप्लीट कर लो. इंटर के बाद आप लोग खुद का प्रोफेशन सेट कर सकते हो. उसके बाद अपने हिसाब से फाइनल भी पास कर लेना. अगर प्रॉपर गाइडेंस में रहोगे, मैं इतना बता सकता हूँ, इंटर कंप्लीट होते होते आप लोग काफी अच्छा प्रोफेशनल बन जाओगे. ओके. ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड एज एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी. चलो देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के हिसाब से पहले बात करते हैं, उसके बाद अनलिमिटेड में बात करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ये सब जो भी पॉइंट अभी पढ़ रहे हैं ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है. ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. Section 2, subsection 22 of the Companies Act 2013 defines that when the liability of the members of a company is limited by its memorandum of association. सर ये तो बताया नहीं memorandum of association क्या होता है, इसका डिटेल चर्चा करेंगे. MOA एंड AOA, एक होता है MOA और एक होता है AOA. ठीक है, AOA, अरे हम वो नहीं, वो क्या नाम है उनका, AO ऐसा करता है ना, वो क्या नाम है उसका, मैं नाम याद नहीं आ रहा है. क्या कपूर, तुषार कपूर. तुषार कपूर, हाँ तुषार कपूर. तो आप लोग MOA करते करते तुषार कपूर ना बन जाओ. ठीक है, जो भी हो, ठीक है, डोंट बी लाइक ए तुषार कपूर. बट ये MOA AOA का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, अब ये MOA बेसिकली कंपनी का कंस्टिट्यूशन होता है. इसमें लिखा रहता है कंपनी क्या करेगा. ठीक है, मतलब MOA में क्या लिखा रहता है, व्हाट टू डू. ठीक है, और AOA में लिखा रहता है हाउ टू डू. ठीक है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे करना है, कैसे करना है आर्टिकल में बताया जाता है, और क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ईच एंड एवरीथिंग क्या करना है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव ईच एंड एवरीथिंग MOA में लिखा जाता है. कोई भी कंपनी बनने से पहले ना उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है, आर्टिकल एसोसिएशन बनाया जाता है, फिर जाके कंपनी का बाकी काम होता है. ठीक है, यही सब आप लोग एज ए CA बनने के बाद लीगल वर्क में आप लोग को यही सब करना है. और भगवान को मतलब इतना, मतलब मैं इतना बोलूंगा कि प्रे करो खुद से भी, और इतना अच्छा पढ़ाई करो, और इतना अच्छा कॉमर्स का नॉलेज को शेयर करो कि ताकि गांव गांव में लोग बिजनेस करने के लिए पागल हो जाए. और जितना लोग बिजनेस करने का सोचेगा, जितना आप इसको प्रमोट कर पाओगे कि लोग कॉमर्स पढ़े, लोग कॉमर्स पढ़ के बिजनेस करे. ठीक है, हर कोई तो करेगा नहीं ना, लेकिन फिर भी अगर 10 इंसान से एक इंसान बिजनेस करने का ठान लिया, वो कंपनी बिल्डअप करने का ठान लिया, तो इतना मानो कि आप लोगों का प्रोफेशन सेट हो जाएगा. ठीक है, इंसान को अपने स्वार्थ से ही काम करना चाहिए, लेकिन अगर स्वार्थ बड़ा हो ना, इफ योर इंटरेस्ट इज बिग, ठीक है, आपका पर्सनल सेल्फिश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सेल्फलेस कोई नहीं होता दुनिया में. आप समझ पा रहे हो ना, सेल्फलेस कोई नहीं होता. इवन भगवान भी ना कुछ ना कुछ सोच के अपने लिए कुछ ना कुछ सोच के रखता है. तो अगर आप अपने बारे में सोच के भी करते हो ना, और उसके लिए अगर आप कॉमर्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है, गांव गांव में, शहर शहर के अंदर अंदर में लोगों को जाके बताते हो ना, और लोगों को इंस्पायर करते हो बिजनेस करने के लिए, तो इट्स अ वेरी गुड फॉर दी प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट एंड CS. इसके लिए आप लोग मार्केटिंग करो, लोगों को कॉमर्स पढ़ने के लिए बताओ. ठीक है, सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग. ये मार्केटिंग कोई खराब नहीं है, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर ऑफ यू, फ्यूचर ऑफ कंट्री. आज ही मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि हम लोग आज चाइना को बता रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट बैन करो. हाँ, एक बार सुनना मेरा बात, कि हम लोग बार बार कह रहे हैं ना कि बैन चाइनीज प्रोडक्ट. ओके, चाइनीज प्रोडक्ट बैन कर देते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि चाइनीज प्रोडक्ट बैन तो कर देंगे, लेकिन मतलब रिप्लेस में क्या आएगा. चाइनीज प्रोडक्ट बैन, नो प्रॉब्लम, बट रिप्लेस में क्या आएगा. इंडिया में बिजनेस कहाँ है,
वेयर इज द बिजनेस इन इंडिया? वेयर इज द बिजनेस? तो ये मेरा आपसे विनती है, अगर उसके लिए आपके मन में कोई भी आइडिया हो प्लीज शेयर विथ मी। हम लोग एक टीम के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, ठीक है? कि मैं ये चाहता हूं कि बिजनेस बनाने से पहले तो बिजनेस क्या है ये तो जानना पड़ेगा। इसके लिए कॉमर्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो बच्चा लोग 11-12 लेवल से कॉमर्स पढ़ रहा है, मेरा बस एक ही इच्छा है कि मतलब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं, बिजनेस मेंटेलिटी हो। और बिजनेस मेंटेलिटी के लिए कॉमर्स कॉमर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं कॉमर्स का टीचर हूं बोल के नहीं बोल रहा हूं, इट्स अटमोस्ट नेसेसिटी फॉर द कंट्री। मतलब एज ए डॉक्टर आप देश के लिए कुछ कर सकते हो ऑब्वियसली, एज ए इंजीनियर भी आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, एज ए बॉर्डर में मतलब बॉर्डर में फौजी बन के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन एक चीज आपको भूलना नहीं चाहिए कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए बिजनेसमैन भी आप अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो ये तो चाइनीज प्रोडक्ट बैन के बारे में सोचते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर बिजनेस में डेवलपमेंट आ जाए ना तो इंडिया को भी ये चाइना जैसा कंट्री जैसा है ना एकदम पतला जैसा लगेगा, और पाकिस्तान को कभी सर उठा के देख ही नहीं सकता। तो इसके लिए बिजनेस एडुकेशन, बिजनेस का एडुकेशन के साथ क्या होगा, एडुकेशन होगा तो ऑटोमेटिकली, हेलो आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। ओके ठीक है। अगर बिजनेस एजुकेशन बिल्डअप होगा ना तो ऑटोमेटिकली ये चाइना जैसा कंट्री जैसे पागल हो रहा है ना, इनको हम लोग शिक्षा दे सकते हैं, इनको हम लोग बहुत जोर का एजुकेशन दे सकते हैं कि भाई तू अकेला नहीं है, हम भी है, ठीक है? तो चुपचाप अपने जगह में रहे, एकदम तंग मत कर, ठीक है? हमें तेरा कोई जरूरत नहीं है, ना तो फोन बिल्डअप करने में, ना तो लैपटॉप बिल्डअप करने में, और ना ही किसी भी तरह का। हम लोग अपने आप को देख सकते हैं, हम लोग अपने आप को बना सकते हैं। ये कितना जरूरी हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? तो एक काम करो ना, पूरा एकदम आप लोग एक एक टीम बना के लोगों को समझाओ, जहां हो अपने अपने एरिया में, प्लीज लोगों को बताओ बिजनेस करना है, बिजनेस को डेवलप कैसे करना है। आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली। सिर्फ वो फेसबुक में पोस्ट करने से नहीं होगा बैन चाइनीज प्रोडक्ट, बैन चाइनीज प्रोडक्ट। इट्स अटमोस्ट प्रैक्टिकल नेसेसिटी कि हमें चाइना को अगर हराना है तो उसको एकदम ग्राउंड लेवल में, हकीकत में, पेपर में हराना पड़ेगा। और उसके लिए इंडिया में बिजनेस डेवलप होना बहुत जरूरी है। और आप जस्ट इमेजिन करो प्रोफेशन भी कितना बढ़ सकता है। आप लोग आगे जाके कंपनी के लिए भी काम करोगे, अगर जॉब भी करोगे, कंपनी का बिजनेस अच्छा चलेगा तो भी तो आपको पे करेगा। आपको पता है, एक रिसेंट एक बताता हूँ, चलो एक रिसेंट केस स्टडीज बताता हूँ आपको। नहीं शायद आपको ऐसा मतलब मन में हो रहा होगा कि सर आप खुद का प्रमोशन चाहते हो। हाँ मैं अपना प्रमोशन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कॉमर्स प्रमोटर रहे और कॉमर्स का प्रमोशन होने से मेरा ही प्रमोशन है। ओके, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर इसमें अगर आपको ऐसा भी फील होता है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक छोटा सा चीज मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों से रिलेटेड ही है, ठीक है? एक मिनट वेट करो, मैं आपको बताता हूँ। एकदम रियल केस है, ये हाल ही में हुआ है। जो लोग सीएस प्रोफेशन के साथ अभी जुड़े हो वो लोग शायद मेरे से पहले भी सुने होंगे, ठीक है? ओहो, हाँ, रिसेंटली सीएस में क्या हुआ है देखे हो आप लोग? सीएस में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली ये पंजाब का एक एमपी था, पंजाब का एक एमपी, उन्होंने बेसिकली सवाल उठाया, ठीक है? सीएस का जो कंपनी लेवल में नॉर्मली पहले अगर किसी कंपनी का 5 करोड़ का टर्नओवर होता था ना सालाना, 5 करोड़ का टर्नओवर होता था, उसके लिए सीएस रखना मैंडेटरी था, सीएस रखना मैंडेटरी था। लेकिन अभी इस लेवल को बढ़ाया गया और उन्होंने बताया कि 5 करोड़ नहीं, अगर कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ होगा तब जाके सीएस मैंडेटरी है, अदरवाइज सीएस मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसा क्यों करना पड़ा जानते हो? इसमें नॉर्थ ईस्ट पंजाब का कुछ कंपनीज ने बताया कि बिजनेस उतना नहीं चलता है, बिजनेस उतना नहीं चलता है जिस हिसाब से हर एक लेबर वगैरह का पेमेंट करना होता है। उसके बाद एक सीएस को रखेंगे तो उसको तो बैठे बैठे कम से कम मिनिमम कुछ नहीं तो 70 से 80 हजार मंथली तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो एक सीएस क्यों काम करेगा? तो इसका डिमांड भी हाई है, तो इसलिए इन लोगों ने बोला कि कंपनी का टर्नओवर ज्यादा हो तभी जाके आप सीएस को रखना मैंडेटरी करो। तो इसमें एक बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन आ गया सीएस का जॉब के लिए, एक बहुत बड़ा चिंता का रेखा आ गया, ठीक है? कि क्योंकि 5 करोड़ का कंपनी ज्यादा होगा ना कंपेरेटिवली 10 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ ज्यादा होगा तो ज्यादा सीएस को रिक्रूटमेंट मिलेगा। अब सवाल वही हो गया ना
कि अगर कंपनी को बिजनेस नहीं मिल रहा है, वही बार बार उसी जगह में मैं फोकस कर पाता हूँ कि अगर बिजनेस नहीं मिलेगा उसको, अगर बिजनेस में डेवलपमेंट नहीं है, नया नया न्यू बिजनेस नहीं है, तो ये लोग, आप लोगों का काम कम हो जाएगा। तो ये आप भी जिम्मेदार हो अपना काम को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए जो सीएस के साथ अभी मतलब एक फीलिंग है, इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा और इसको मतलब वो बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा मलहम पट्टी करना है ना। तो इधर जॉब में जब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि सीएस में वो 10 करोड़ कर दिया, उसको बढ़ा दिया, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो सेक्रेटरियल ऑडिट, जो ऑडिट है ना सेक्रेटरियल लेवल पे, सेक्रेटरियल ऑडिट को मैंडेटरी कर दिया। अगर कंपनी का टर्नओवर 2.5 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, तो पहले ये नहीं था, पहले 2 करोड़ के ऊपर वाला कंपनी को, सॉरी 2 करोड़ तक का कंपनी को कोई ऑडिट नहीं करना पड़ता था। अभी अगर कोई कंपनी होगा, अगर वो कंपनी होगा, चाहे उसका 2 करोड़ का टर्नओवर हो ना हो, तो ऑडिट उसको करना पड़ेगा। ये नियम लाया गया। तो ऑडिट करने से सीएस का एक फीस हो जाएगा, ठीक है, सीएस ऑडिट का एक फीस हो जाएगा, तो ये मैंडेटरी किया। लेकिन फिर भी जो एक जॉब का जगह था उसमें तो एक प्रॉब्लम आ ही गया ना। और इसमें मेन रीजन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। या तो न्यू बिजनेस नहीं आ रहा है, या तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका बिजनेस में उतना आगे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला देने में मतलब मैंडेटरी कर दिया। और नॉर्थ ईस्ट से स्पेशली मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड वाला जैसे जगह से ज्यादा डिमांड आया, और पंजाब क्षेत्र से भी, पंजाब हरियाणा से एरिया से भी काफी इसके ऊपर आवाज उठाया गया। उसके बाद जाके गवर्नमेंट ने इसको चेंज करने में मतलब बाध्य हो गया। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? बताना। यस सर। छोटा छोटा चीज है, ठीक है, मतलब मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सिर्फ पढ़ो मत, समझो कि क्या है क्या नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ने के साथ साथ और क्या करना चाहिए, ठीक है, तो प्लीज समझो। तो बोलता है कि जानते हो कि बोलता है जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसा राजा वैसा प्रजा। मतलब अगर देश का राजा जैसा होगा ना, तो प्रजा भी ऐसा होगा। और सिमिलर वे में देश में प्रजा जैसा होगा, राजा भी वैसा होगा। तो अगर हम लोग देश का प्रजा है, चलो हम लोग राजा तो है नहीं, ठीक है, प्रजा है हम लोग। अगर अगर प्रजा सिंसियर होगा, अगर प्रजा अपना हक जानता है, अगर प्रजा अपना काम जानता है, तो राजा भी वैसा बन जाएगा। नहीं तो सारा का सारा धन कौन लूट के जाएगा? वही जो लोग सत्ता में बैठा हुआ है, जो लोग पावर में है, पूरा का पूरा पैसा उनका, पूरा का पूरा मतलब कंट्रोल उनका। हम लोगों के पास कुछ नहीं। लेकिन ये जो अंदर का बात मैं कर रहा हूं ना आप लोगों के साथ विद नॉलेज, ये आप लोग अपने से कर सकते हो, और इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कैसे रोकेगा? क्योंकि आप तो नॉलेज शेयर का बात करोगे, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। और धीरे धीरे 5 साल 10 साल में लोगों के अंदर इतना नॉलेज बेस आ जाएगा ना। इस एरिया में अगर कोई एक एरिया काम किया है ना, तो उसमें आप साउथ इंडिया को ना बेस समझ सकते हो। इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इवन हैदराबाद एंड आंध्र प्रदेश ऑल्सो, ठीक है, ये लोग इस तरह से ये अपने लेवल पे ना काफी ग्राउंड लेवल में जाके काम करता है। इसलिए साउथ का बिजनेस सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। साउथ का डेवलपमेंट इज टोटली डिफरेंट कंपेयर टू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट इज वेरी वेरी पुअर हालत में है बहुत। लेकिन साउथ इंडिया को देखो, साउथ का एक बहुत ही बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट के साथ वेस्ट भी काम कर रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, वो भी काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया में ना ऐसा सच कुछ नहीं है। बहुत काम बाकी है सर, बहुत काम बाकी है। चलो सर, लॉ में फोकस करते हैं फिर से। आई डोंट नो आप लोग क्या सोचते हो जब मैं ऐसा बोलता हूं, लेकिन मुझे ना भगवान बताते रहते हैं, बोल दे यार, इतना सोच मत, आगे का देखा जाएगा। ओके, तो कंपनी लिमिटेड पे शेयर्स देख लेते हैं। Section 222 of the Companies Act 13 defines that when the liability of the members of a company is limited by its memorandum of association to the amount unpaid on the shares held by them, it is known as company limited by shares. What is the meaning of this, sir? Okay, it thus implies that for meeting the debts of the company. What is the meaning of debt? आप लोग कॉमर्स से हो, डेब्ट का मतलब समझते होंगे। डेब्ट का मतलब है लोन, मैं पहले ही बात कर चुका इसमें। The meeting the debt of the company, the shareholder may be called upon to contribute only to the extent of the amount which remains unpaid on his shareholdings. His separate property cannot be encompassed to meet the company's debt. उसका जो पर्सनल सेपरेट प्रॉपर्टी है ना, उसको इसके अंदर नहीं लिया जाएगा। समझ में आया? टू मीट द कंपनीज डेब्ट, कंपनी का लोन रिपे करना है
कंपनी के एसेट से रीपे किया जाएगा। मेंबर सिर्फ अपना उतना ही पेमेंट करेगा जितना शेयर उसने बोला था कि मैं कंपनी को इतना शेयर दूंगा, ठीक है, जितने का वादा वो किया था, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं। सर थोड़ा एक्सप्लेन हो जाना चाहिए। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन हो जाना चाहिए। देखो मैं लिमिटेड लायबिलिटी समझा रहा हूं। आप लोग जो लोग बहुत दिन से 11 से कॉमर्स पढ़ रहे हो, 11 12 से कंपनी अकाउंट किए होंगे आप लोग 12th क्लास में। जो लोग कॉलेज कंप्लीट कर चुके हो या फिर कॉलेज में हो वो लोग आगे कर रहे होंगे। कंपनी अकाउंट में आप लोग ये एक एंट्री करते थे कंपनी अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर आप लोग और एक एंट्री करते थे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इस तरह का जर्नल एंट्री आप लोग करते थे। सर कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहते हैं, इसमें एक शेयर का दाम होता था। क्वेश्चन जो होता था ना, उसमें शेयर का एक दाम होता था। ऐसे बोला जाता था फेस वैल्यू, कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपीज। जिन्होंने किया नहीं अभी तक, डोंट वरी, मैम करवाएंगे आप लोगों को। अगर कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है तो फिर उस पर कहा जाता है एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज, ठीक है। फिर बोलता है कि फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, सेकेंड कॉल 3 रुपीज एंड फाइनल कॉल 2 रुपया, ठीक है। अब मानो ये जिस तरह से हम लोग सम्स करते थे ना, ये एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। जो लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हो दे नो दैट कि पूरा का पूरा पैसा आज के डेट में एक बार में ही देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अभी नहीं चलता है, पहले चलता था जब मार्केट उतना ऑर्गेनाइज नहीं था, मार्केट इतना पॉपुलर नहीं था, तब ऐसा चलता था, ठीक है। तो इसीलिए सम्स भी इसी तरह से कराया जाता था। तो चलो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि ऐसा ही सिस्टम है मार्केट में कि अगर पूरा का पूरा शेयर का दाम है एक शेयर का 10 रुपया, तो अगर मानो कि आप कंपनी का 1 लाख शेयर परचेस करना चाहते हो, यू नीड टू बाई 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर बाई करना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 लाख शेयर इंटू 10 करके 10 लाख रुपए आपको जमा करना है। लेकिन आप एप्लीकेशन में कितना दिए? 2 रुपया, तो 1 लाख इंटू 2 करके यू पे टू कंपनी 2 लाख, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल भी दिए, फर्स्ट कॉल में फिर से आपने 2 लाख जमा किए ना, फिर 1 लाख करके फिर 3 रुपया, तो आपने 3 लाख भी दिया, तो 5 लाख आपने जमा कर दिया। लेकिन अभी भी 5 लाख है जो सेकेंड और फाइनल कॉल में देना है, बट आपने पे नहीं किया, ठीक है। ये 5 लाख भी आपको देना है। ये एप्लीकेशन में आपने ना कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया था कि पूरा का पूरा पेमेंट आपको देना है, लेकिन आपने 5 लाख पेमेंट तो कर दिया ऑलरेडी कंपनी को इन द नेम ऑफ एप्लीकेशन मनी और इन द नेम ऑफ फर्स्ट कॉल, लेकिन स्टिल पेंडिंग कितना है? 5 लाख सेकेंड एंड फाइनल कॉल के नाम पे। लेकिन इनके बीच में कंपनी के मार्केट में, कंपनी जो है, जो भी कंपनी है आपका, ये पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट में कुछ लोन वगैरह या लाइबिलिटी वगैरह हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनना, कंपनी का मार्केट में कुछ लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। अब जैसे ही कंपनी का लाइबिलिटी हो जाता है तो कंपनी किसके पास जाएगा? कंपनी अपने मेंबर के पास जाएगा। कंपनी बोलेगा, वो आर्टिफिशियल है लेकिन अल्टीमेट नियम तो ही है, मेंबर को बोलेगा कि जिसका जितना बाकी है, जिसका जितना आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो पेमेंट कर दे, या फिर कंपनी का लायबिलिटी चुकता कर दे। लेकिन कंपनी का लायबिलिटी, मानो कि आप, ठीक है, आप जो भी हो, आप भी एक शेयर होल्डर हो, आपका पेंडिंग कितना है? 5 लाख, लेकिन कंपनी का मार्केट में लायबिलिटी है 5 करोड़, ठीक है। कंपनी का लायबिलिटी कितना है? 5 करोड़। लेकिन आपने कितना बोला था कंपनी को पे करेंगे? आपका पेंडिंग कितना है? 5 लाख। ये आपका शेयर होल्डिंग के टाइम पे आपने कंपनी को वादा किया था, दिस इज योर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे। तो ये 5 लाख तो आपको जमा करना ही पड़ेगा। तो ये 5 लाख आप कंपनी को ऑब्वियसली दोगे, ठीक है, इसका लायबिलिटी है आपका। यू आर लायबल टू पे दिस अमाउंट बट नॉट लायबल टू पे मतलब बाकी अमाउंट, मतलब 4 करोड़ 95 लाख का जो अमाउंट है वो आपका लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। वो बाकी कैसे होगा वो आपको नहीं जानना है, आपको तो ये 5 लाख देना है, क्योंकि ये आपने कंपनी को वादा किया था कि मैं टोटल आपको 10 लाख दूंगा, लेकिन 5 लाख आपने दिया था स्टार्टिंग में, बाकी 5 लाख आपका पेंडिंग था, तो ये आपका लिमिटेड है, लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं पेमेंट करोगे, और आपका पर्सनल प्रॉपर्टी में कंपनी हाथ नहीं लगा सकता।
पर्सनल प्रॉपर्टी डू नॉट टच। लिमिटेड, अगर आप लिमिटेड बाय शेयर के कॉन्सेप्ट में ही मैक्सिमम आजकल होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी डू नॉट टच। इवन अगर मुकेश अंबानी के केस में भी ऐसा नहीं होगा, अनिल अंबानी के केस में भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर वो अपना प्रॉपर्टी गिरवी रखता है बैंक के पास, वो अलग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन नॉर्मल कंपनी का जो पैसा मार्केट से उठाने का कॉन्सेप्ट है, उस केस में जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उस केस में तो ऐसा नहीं होगा। लोन का केस अलग, ठीक है, लोन का कॉन्सेप्ट अलग। प्लीज मुझे बताना, ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का केस है, क्या ये इसमें पूरा क्लैरिटी है या फिर कुछ भी अभी भी डाउट है? एनीवन, अगर कुछ भी सवाल है अभी पूछ लो। हेलो, एम आई ऑडिबल? मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर, यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हाँ सर। यस सर। यस ठीक। सर। तो ये है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम कंपनी रन होता है, सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ये। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 कंपनीज एक्ट 2013 का। अगर हम कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का बात करें तो ये थोड़ा अलग है, लेकिन सिमिलर टाइप में है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट इसके बारे में बताता है, डिफाइंस इट एज द कंपनी having the liability of its member limited by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake by the memorandum to contribute the asset of the company in the event of being wound up। ठीक है, ये वाइंडिंग अप के टाइम पे, wound up का मतलब आप लोग समझ सकते हो, wound up का मतलब है जब कंपनी को बंद किया जाता है, जब कंपनी को बंद किया जाता है, कंप्लीटली क्लोज, ठीक है, मतलब आगे कंपनी नहीं रहेगा। जैसे रिसेंट फील्ड में ऐसा कोई कंपनी का नाम बताओ सर। जैसे मानो हिंदुस्तान मोटर, नाम तो सुने होंगे, ये जो मार्केट में एम्बेसडर चलता है रे बाबा, ये कंपनी बंद हो चुका है। हिंद मोटर कोलकाता में गंगा किनारे एक जगह का नाम भी है, ठीक है, वहां पर उसका फैक्ट्री था, यहीं पर स्टार्टिंग हुआ था 1930s के टाइम पे हिंद मोटर। और चेन्नई में इसका सबसे बड़ा प्लांट था, लेकिन इसका जो मेन हेडक्वार्टर था वो यहीं पर था, हिंद मोटर, हिंदुस्तान मोटर, ठीक है। ये हिंदुस्तान मोटर कोलकाता बेस्ड कंपनी था और इंडिया का, एशिया का, नॉट ओनली इंडिया का, ये एशिया का पहला मतलब 4 व्हीलर था। जापान का कोई कंपनी है, उसके साथ थोड़ा सा बातें हैं, लेकिन ये एशिया का पहला 4 व्हीलर माना जाता है। ये कंपनी बंद हो चुका है, बंद होके अभी कोई और कंपनी इसको परचेस कर लिया, अभी एक दूसरा कंपनी इसको परचेस कर लिया। मैं दिखाता हूँ सर हिलमैन भी तो बंद हुआ। हिलमैन एम्बेसडर का सर कंपनी हिलमैन नहीं हुआ, हिंदुस्तान मोटर है, हिंदुस्तान मोटर है, वो जो एम्बेसडर जो चलता है कोलकाता में, टैक्सी चलता है। हाँ सर, वो वाला का बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला, ये एम्बेसडर, ठीक है, व्हाइट में चलता है सबसे ज्यादा। अभी एक न्यू कंपनी आ रहा है इसके साथ, मतलब जो इसको परचेस कर लिया, ठीक है, इसको परचेस कर लिया, ये मोस्ट प्रोबेबली इसको कौन लिया, पिगआउट ऐसे ये वाला कंपनी लिया, ये एम्बेसडर ब्रांड को सेल कर दिया 2017 को। ये देखो ऑन 11 फरवरी 2017 को ये कंपनी को सेल कर दिया। हिंदुस्तान मोटर एग्जीक्यूटेड एन एग्रीमेंट विद द पिगआउट ऐसे फॉर द सेल ऑफ एम्बेसडर ब्रांड इंक्लूडिंग द ट्रेडमार्क फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ओनली 80 करोड़। ऐसा हालत खराब हो गया था कि इसका वैल्यू को 80 करोड़ में बेचना पड़ा। द टाई अप entails टू जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनीज ऑफ द टू ग्रुप पिन कोड, ठीक है। इसका रेवेन्यू है 7.79 बिलियन का रेवेन्यू है, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसका फाउंडर है बीएम बिड़ला, बिड़ला ग्रुप का वन ऑफ द मेन और मतलब जो भी फेमस है बीएम बिड़ला। बीएम बिड़ला ने इसको बनाया था, ये 1942 में बना था, पायनियर इन ऑटोमोबाइल 1942 में बना था। सर इतना डिटेल्स क्यों कह रहे हो? लेकिन क्योंकि इतना डिटेल्स इसलिए कह रहे हैं, यही तो एक कार था जो इंडिया का प्राइड था, ठीक है। तो ये अपना कंपनी को चला नहीं पाया और लास्ट में बंद करना पड़ा, ठीक है। बहुत बार बीच बीच में जॉइंट वेंचर भी बना है किसी कंपनी के साथ, ठीक है। तो फिर से एक न्यू ब्रांड आ रहा है, ये देखो, ये नया एम्बेसडर आ रहा है, ठीक है, ये लॉन्च होगा। 6th जनरेशन मित्सुबिशी लैंसर हैड ए लॉन्ग प्रोडक्शन रन इन इंडिया। ये एम्बेसडर का ये न्यू लुक्स है, कुछ नया एम्बेसडर का आ रहा है, जो मोस्ट प्रोबेबली मित्सुबिशी के साथ जॉइंट वेंचर करके आ रहा है, आ जाएगा आई होप, ठीक है। तो जो भी हो, ये कंपनी बंद हो गया था,
तो जैसे ये कंपनी बंद हुआ था तो जो भी लाइबिलिटीज वगैरह था कंपनी का मार्केट में, तो उसमें लाइबिलिटी चुकता करने का क्या सिस्टम है, बेसिकली अगर कंपनी बंद हो जाता है, ठीक है, अभी मैं बात करूंगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट शेयर, हाँ, लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी जब लिमिटेड बाय गारंटी होता है तो उसमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आता है वुंड अप के टाइम पे, मतलब बेसिकली जब कंपनी अपने आप को लिक्विडेट करके निकल जाता है, ठीक है, मतलब और मार्केट में ये रहेगा नहीं, किसी और को या तो सेल कर रहा है या तो कंपनी अपना फंक्शन टोटली ऑफ कर रहा है, ठीक है, अपना फंक्शनली टोटली ऑफ कर रहा है। ऐसे हालत में जो कंपनी का मेंबर होते हैं, जो कंपनी का मेंबर होते हैं, ये कंपनी को स्टार्टिंग में ही वादा करते हैं कि कंपनी वंड अप के टाइम पे कंपनी का जो लाइबिलिटी, देखो भाई एक सिंपल कहना है, कोई कंपनी प्रॉफिट सिचुएशन में आज तक आप किसी को सुने हो कि प्रॉफिटेबल हालत में कोई अपने आप को बंद कर रहा है? प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में कोई भी कंपनी अपने आप को क्लोज नहीं करता, वो तभी क्लोज करता है जब वो मार्केट में बहुत ज्यादा लायबिलिटी क्रिएट कर लेता है और वो लायबिलिटी रिपे नहीं करने का ताकत में रहता है। लायबिलिटी कांट रिपे, बहुत ज्यादा, मतलब मानो कि उसके पास एसेट है 1 और लायबिलिटी है 5, ठीक है, 1:5 रेशियो या 1:10, मतलब हाथ में एसेट 1 करोड़ का, पे करना है 5 करोड़, कहां से करेगा? हाथ में एसेट है 1 करोड़ का, पे करना है 10 करोड़। तो ऐसे हालत में कंपनी को बंद करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहता। कोशिश तो चलता है, इसके ऊपर अलग अलग अकाउंटेंसी का सुझाव है, ठीक है, कि जो लोग थोड़ा बहुत किए होंगे आप लोगों को पता होगा, इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शंस होते हैं, मार्जर होते हैं, काफी सारा मतलब अकाउंटिंग डॉक्टरी है जिसके थ्रू से कंपनी को फिर से चंगा करने का एक कोशिश किया जाता है, लेकिन कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये तब लास्ट में, अगर कंपनी लास्ट में जाके वंड अप हो ही जाता है तो कंपनी का जो लायबिलिटी होता है ना, वो तो चुकता करना पड़ेगा। जो लोग कंपनी को बिजनेस करने के टाइम पे लोन दिया था वो थोड़ी ना छोड़ेगा, भाई तुम बंद करो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ तो एसेट दे के जाओ भाई। तो उसी टाइम पे अगर जो मेंबर गारंटी देता है कि ठीक है कंपनी वंड अप के टाइम पे मैं इतना शेयर तो कंपनी को दे ही दूंगा, ठीक है, इतना शेयर, मानो कि अगर वो बोलता है कि मैं कंपनी का 10% शेयर का गारंटी लेता हूं, जो भी शेयर होगा कंपनी का लायबिलिटी होगा उसका 10% मैं पे करूंगा, उसको ले वो पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पे कर सकता है, लेकिन वो गारंटी लेता है वो स्टार्टिंग में, उसके बदले में उसको काफी बेनिफिट भी मिलता है जब कंपनी प्रॉफिट करता है, क्योंकि वो कंपनी का रिस्क उठाते हैं ना, तो कंपनी उसको अलग से पेमेंट भी करता है जब कंपनी अच्छा लेवल में रहता है, ठीक है। तो ये होता है लिमिटेड बाय गारंटी। बेसिकली अगर एक सिंप्लीफाई किया जाए तो वाइंड अप के टाइम पे जो कंपनी का लायबिलिटी चुकता करता है, करने का गारंटी लेता है, लायबिलिटी चुकता करने का अपने हिसाब से जितना वो बोलेगा, उसके लिए कंपनी के साथ उसका एग्रीमेंट बनता है कि आई विल पे द 10% लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, आई विल पे 10% लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप। तो वो सिचुएशंस को वो देखेगा। तो ये हो जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। समझ में आया? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये हर एक कॉन्सेप्ट बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है। Yes, sir. Each and every concept is a very very important, very very important. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में बोला, ठीक है, ओके। एक केस भी हुआ है इसके ऊपर, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालो, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालो के बीच में एक केस भी हुआ है गारंटी में। द सुप्रीम कोर्ट has laid down that the right of a guarantee company to refuse to accept the transfer by a member of his interest in the company is on the different footing that of a company limited by shares. The membership of a guarantee company may carry privilege much different from those of ordinary shareholders. है ना, जो भी कंपनी का गारंटी लेता है उसको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से ज्यादा प्रिविलेज तो मिलेगा ना। हाँ, जो मैं अभी बता रहा था कि कंपनी उस पर्टिकुलर इंसान को फैसिलिटीज तो देगा, क्योंकि गारंटी लेता है वो, तो कुछ तो फैसिलिटी देना चाहिए। तो ये केस हुआ था नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालो के बीच में, ठीक है, केस हुआ था कि हाँ इनको क्यों फैसिलिटीज मिलेगा। कोई केस किया था, जैसे रिसेंटली एक केस चला ना टी इंस्टीट्यूट के साथ, हाँ, किसी ने, कोई एक एग्जामिनर का पापा होगा या कोई एग्जामिनर होगा, एग्जामिनी होगा, जिसने केस कर दिया ये ऑप्ट आउट स्कीम के ऊपर,
ठीक है। अब पता इस मंथ के जुलाई के जून के 29 में उसका रिपोर्ट भी देगा सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या करेगा, लेकिन उसने केस किया। तो इस तरह का केस होता है, ये कंपनी लेवल का केसेस है। तो आगे जाके आप लोग जब अच्छा फार्म में प्रैक्टिस करोगे ना, विथ गुड नॉलेज, जितना अच्छा नॉलेज अभी लोगे ना उतना अच्छा फार्म मिलने का चांसेस है। ठीक है, जितना अच्छा नॉलेज के साथ जाओगे उतना अच्छा फार्म मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। अगर बिग फोर जैसा मिल गया तो बहुत अच्छा, या फिर लोधा मिल गया तो बहुत अच्छा। तो जितना बड़े फार्म में मतलब प्रैक्टिस करोगे, ट्रेनिंग लोगे, उतना अच्छा जानने का मौका मिलेगा, इस तरह का केस वगैरह लड़ने के लिए जाने का मौका मिलेगा, तो आपका मतलब आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार इतना डिटेल्स में बोलने का कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग मेरा बात समझ रहे हो। ओके, अब अनलिमिटेड पे बात कर लेते हैं ना, अनलिमिटेड में बात कर लेते हैं। ये अनलिमिटेड बोल देता हूँ एक बार, अनलिमिटेड क्या है। अनलिमिटेड कंपनी मतलब सेक्शन 292 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये अनलिमिटेड कंपनी एज ए कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, मतलब मेंबर का कोई लिमिट ही नहीं है, जितना कंपनी का लायबिलिटी उतना मेंबर का लायबिलिटी। नील, दिस वाज योर क्वेश्चन, सर अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या। कंपनी yes. का लायबिलिटी, कंपनी लायबिलिटी इक्वल्स टू मेंबर लायबिलिटी। मेंबर लायबिलिटी ये नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होता है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इन द सेंस जो इंडिविजुअल बिजनेस होते हैं। अगर मानो कि आप कल कोई बिजनेस करना चाहते हो, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो अगर वो बिजनेस आप करना चाहोगे, जैसे सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस कहते हैं, तो आप बैंक में जाके लोन लेते हो। ठीक है, आप बैंक में जाके लोन लेते हो। बैंक में आप 10 लाख का लोन के लिए अप्रोच किए, बैंक ने आपको लोन दिया, आपने बिजनेस सेटअप किया। ठीक है, आपने दुकान लगाया, बिजनेस सेटअप किया, जो भी करना था आपने किया, लेकिन आपका बिजनेस में अच्छा नहीं चला, और आपका जो लाइबिलिटी है 10 लाख का लोन के साथ इसका 12% का इंटरेस्ट एनुअल, ठीक है, ये आप प्रीपे नहीं कर पा रहे हो। तो नॉर्मली क्या होता है, आपका जो पर्सनल घर है, आपने एक बहुत अच्छा बंगला बनाया था। ठीक है, आपने एक बहुत अच्छा बंगला बनाया था विद अ गार्डन रोड के साथ, तो ये पर्सनल प्रॉपर्टी भी आपसे छीना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट में चलता है। बिजनेस का लाइबिलिटी और ओनर का लाइबिलिटी सेम, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट में सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस चलता है। सेम कॉन्सेप्ट में अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ रहते हैं, तो उसका मेंबर का लाइबिलिटी और कंपनी का लाइबिलिटी इक्वल माना जाता है। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो सेक्शन 2 सेक्शन 92 में बताया गया है। द लाइबिलिटी ऑफ each member extends to the whole amount of the company's debts and liability, but he will be entitled to claim contribution from other member। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कंपनी का 5 मेंबर है तो सबको इक्वल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इन केस द कंपनी हैज शेयर कैपिटल, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ ईच शेयर सो लॉन्ग एज द कंपनी इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते रे बाबा। ठीक है, ये अकाउंटिंग थ्योरी में बताया जाता है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल्स है कंपनी का। अगर कंपनी गोइंग कंसर्न है मतलब अगर कंपनी चल रहा है, बंद होने के कगार पे नहीं आया, ठीक है, इट इज नॉट इन द स्टेज ऑफ वुंड अप, ठीक है, कंपनी गोइंग कंसर्न है, द लायबिलिटी ऑन दिस शेयर इज द ओनली लायबिलिटी व्हिच कैन बी एनफोर्स्ड बाय द कंपनी। द क्रेडिटर्स कैन इंस्टीट्यूट, जो मतलब जिसको कंपनी से पैसा मिलता है वो कंपनी का कौन है, क्रेडिटर। क्रेडिटर ऑफ द कैन कंस्टिट्यूट प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर देयर क्लेम्स। ठीक है, अगर कोई कंपनी गोइंग कंसर्न है लेकिन अपना पेमेंट नहीं दे पा रहा है, तब वो क्लेम कर सकता है, कंपनी बंद करो, सेल करो कंपनी को और हमारा पेमेंट करो। ऐसे सिचुएशंस होते हैं। द ऑफिशियल लिक्विडेटर नॉर्मली आप ही लोग होते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएमए, ठीक है, वैल्यूअर, एक्चुअरीज, ये सब होते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर में। कॉल द मेंबर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लायबिलिटीज एंड डेब्ट्स ऑफ द कंपनी व्हिच कैन बी अनलिमिटेड। ठीक है, मतलब जो भी कंपनी अनलिमिटेड होता है वो कंपनी को अपने को इस तरह से अपना जो भी पेमेंट या लायबिलिटी मार्केट में है, जिसका जो भी क्रेडिटर है उनको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए लिक्विडेटर जो होते हैं उसको देखना पड़ता है कि किस तरह से उनका पूरा का पूरा कंप्लीट किया जाए। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी का कुछ तरह तरह का कुछ खेल है, एक बार उसका देख लो 2 मिनट। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी में कुछ अलग बताया गया, जैसे कि नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, द लायबिलिटी सीजेस ऑन व्हेन ही सीजेस टू बी मेंबर, मतलब जब वो मेंबर नहीं रहेगा, जब वो मेंबर नहीं रहेगा तब उसका लायबिलिटी भी नहीं रहेगा, लेकिन जब तक आप मेंबर हो कंपनी का लायबिलिटी आपका लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट ओन्ड अप, जब तक कंपनी ओन्ड अप नहीं होता
तब तक कंपनी का लायबिलिटी आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू अमाउंट ऑफ कंपनीज डेब्ट एंड लायबिलिटी। कंपनी का जितना भी डेब्ट एंड लायबिलिटी रहेगा, लोन या लायबिलिटी रहेगा, वो सारा का सारा मेंबर पे बांटा जाएगा। मेंबर कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मेंबर को तब पेमेंट करने के लिए बुलाया जाएगा बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर जब कंपनी वुंड अप होगा, मतलब जब कंपनी को बंद किया जाएगा। हाउएवर ही कैन क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स। बाकी मेंबर से वो ऑब्वियसली वो पूरा, मतलब ऐसा तो नहीं कि कंपनी का लायबिलिटी 5 करोड़ है, ठीक है, और 5 मेंबर है और एक ही मेंबर से कहा जाए कि आप अनलिमिटेड लायबिलिटी है कंपनी का तो पूरा का पूरा आप ही दो। एक मेंबर थोड़ी ना पूरा देगा। अगर 5 मेंबर है तो सबको इसके हिसाब से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा लायबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए। मतलब लायबिलिटी लेके मर नहीं सकते, लायबिलिटी दे के ही मरना पड़ेगा, ठीक है। इस दुनिया में हम लोग जो भी जितना भी कुकर्म करेंगे ना, लायबिलिटी रहना कुकर्म जैसा माना जाता है। देखो बिजनेस कर रहे हैं, लायबिलिटी ले रहे हैं, लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरे का पेमेंट ना करने में बुराई है, ठीक है। अगर आप समय के साथ अपने बिजनेस को बनाते हो और समय के टाइम टू टाइम लोगों को पेमेंट नहीं करते हो ना, मुफ्त में कोई भी चीज कुछ भी करना अच्छा बात नहीं होता, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो। बिजनेस में बोलते हैं कि पेमेंट देरी करके देखो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका हक मारो आप, ठीक है। सब एक दूसरे को देख के ही बिजनेस करते हैं। बिजनेस एक ना कॉमन एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो सबको एक दूसरे का इंटरेस्ट को देखने चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप मतलब फालतू में आपका अचानक बिजनेस बढ़ा। नॉर्मल केस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो एक छोटा सा स्टोरी है। मैक्सिमम केस में बिजनेसमैन बिजनेस किया, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, मानो कि पहला मंथ में ना 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। नया बिजनेस था, 1 लाख का प्रॉफिट किया, उसको क्या करना चाहिए था, इसको कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, मतलब और कैपिटल डाल के और बिजनेस को बढ़ाना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया जानते हो, 1 लाख से एक मोटरसाइकिल खरीद लिया। क्यों? फैशन करने के लिए, गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए। इस तरह का प्रॉब्लम करते हैं। 1 लाख का मोटरसाइकिल, पर्सनल बाइक खरीद लिया, क्या जरूरत था रे बाबा। और ऊपर से बैंक का लोन नहीं चुकाया, बैंक का लोन नहीं दिया, क्रेडिटर का पेमेंट नहीं दिया, मतलब जिनसे रॉ मटेरियल लेके बिजनेस करते हैं उनका पेमेंट पेंडिंग रखा, और जब भी फोन कर रहा है बोल रहे देंगे देंगे। ये लोग थोड़ी ना बिजनेस कर सकता है, ये लोग लूट जाते हैं, खुद भी लूटते हैं, दूसरे को भी लुटाते हैं, मतलब ऐसा हालत होता है। साथ में बिजनेस का फेलियरिटी तो है ही, लेकिन मैक्सिमम केस में आदत के कारण होता है। आप लोग थोड़ा इधर उधर का खबर रखो तो आपको भी पता चलेगा, ठीक है। तो जो भी हो, अनलिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये मैं समझ गया। बाकी और भी बेसिस है, वो बेसिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है। आज मैं इतना ही रखूंगा। 1 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। इसके मन में जो भी सवाल है मैं लेता हूँ, फिर आप लोग जहाँ जिसको जाना है जा सकते हो, लेकिन अभी 2 मिनट रुको।